हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों नीट पीवाईक्यू एक्सप्रेस में आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। इससे पहले हमने मॉर्फोलॉजी के क्वेश्चंस किए। एज यू नो कि सीरीज में हम लास्ट 15 इयर्स के 2010 से लेकर 2024 तक के सभी पीवाईक्यूज डिस्कस कर रहे हैं और साथ में मैं आपको उस चैप्टर का वन शॉट भी दे रही हूँ जिससे आपका रिवीजन भी होता रहे और क्वेश्चन प्रैक्टिस में भी कमी ना रहे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। होपफुली आप थोड़ा बहुत पढ़कर आए होंगे जिससे आपको क्वेश्चंस करने में ईजी रहेगा। अगर एनसीईआरटी में हम इस चैप्टर को देखें बच्चों तो यस, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखनी है। मैंने यूनिट के स्टार्टिंग में भी आपको कहा था कि ये जो चैप्टर है एनाटॉमी, अगर आप न्यू एनसीईआरटी में देखेंगे तो इस चैप्टर से 2 टॉपिक्स डिलीट हुए हैं। एक तो सबसे लास्ट में जो टॉपिक होता है सेकेंडरी ग्रोथ, और एक सबसे स्टार्टिंग में जो टॉपिक हुआ करता था टिश्यूज करके, जिसमें कि प्लांट के सभी टिश्यूज के बारे में डिटेल दी गई है। तो आपको क्या करना है बच्चों, सेकेंडरी ग्रोथ तो आपको नहीं पढ़ना क्योंकि सेकेंडरी ग्रोथ एनटीए के सिलेबस से भी हट गया है, एनसीईआरटी से भी हट गया है। तो वो टॉपिक जो डिटेल में सेकेंडरी ग्रोथ का हल्का फुल्का नॉलेज आपको होनी चाहिए वो मैं आपको चैप्टर के दौरान ही दे चुकी हूँ ऑलरेडी, फिर से मैं बता दूंगी, बट डिटेल में आपको नहीं पढ़ना है। लेकिन ये जो टॉपिक है ना, द टिश्यूज, जो प्लांट का बहुत इंपॉर्टेंट बेस है, जिसमें आपको मेरिस्टेमेटिक, परमानेंट के टाइप्स, देन कॉम्प्लेक्स में जाइलम, फ्लोएम, सबके स्ट्रक्चर्स पता होने चाहिए। वो टॉपिक एनसीईआरटी में नहीं है। न्यू एनसीईआरटी में आप देखो टिश्यू सिस्टम आ गया सीधा, द टिश्यूज नहीं है, बट वो टॉपिक एनटीए के सिलेबस में है। नीट 2024 में भी जब रिड्यूस सिलेबस पर बेस्ड पेपर बना था तो उसमें भी 2 क्वेश्चंस इस डिलीटेड टॉपिक से अकेले से पूछे गए थे। ठीक है, क्योंकि ये एनटीए ने सिलेबस में रखा है। रीजन मैंने आपको बताया है, पहले भी बताया था कि ये टॉपिक पूरे प्लांट को समझने के लिए बेस है। अगर आपको यही नहीं पता होगा कि प्लांट्स का कि जो हमारे जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, जो एंजियोस्पर्म हैं, उनमें कौन कौन सा टिश्यू होता है, कौन क्या बनाता है, तो आपको चैप्टर समझ में नहीं आएगा। तो ये बेसिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी बहुत ज़रूरी है और सिलेबस में भी है। तो जिन बच्चों के पास ओल्ड एनसीईआरटी नहीं है वो बच्चे भी इस टॉपिक को पढ़ेंगे, बट कहाँ से पढ़ेंगे, तो उसके लिए अगर आपके पास कोई सोर्स है तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लें, वरना मैंने हमारे जो टेलीग्राम चैनल है नीट कंपटीशन का, वहाँ इसका पीडीएफ अवेलेबल करा रखा है। आप प्रिंट आउट निकाल लें और उसे अपनी एनसीईआरटी मतलब पहले डाउनलोड कर लें पीडीएफ को, फिर प्रिंट आउट निकाल लें और अपनी एनसीईआरटी में स्टैपल कर दें, जिससे आप जब भी रिविजन करें वो टॉपिक आपसे मिस नहीं हो। ठीक है, क्लियर। तो ये हम सभी के क्वेश्चंस करेंगे, 1 बाय 1 देखेंगे हम क्या क्या क्वेश्चंस हमसे लास्ट 15 ईयर्स में पूछे गए हैं। स्टार्ट करें। सबसे पहला क्वेश्चन देखें हम। ठीक है, आपको पता है हम इस सीरीज में हर चैप्टर को टॉपिक वाइज कर रहे हैं। तो सबसे पहला टॉपिक जो है द टिश्यूज, जो कि आपको पढ़ना है। उससे आप देखो 2024 में क्या क्वेश्चन था। क्वेश्चन है गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन पूछा गया बच्चों इससे। ठीक है, तो 2 स्टेटमेंट दिए हैं आपको। पेरेन्काइमा इज लिविंग बट कॉलेनकाइमा इज डेड टिश्यू। कई सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन रहता है कि पेरेन्काइमा को आप कई बार लिविंग मान लेते हैं और बाकी टिश्यूज को डेड कर देते हैं। ऐसी गलती नहीं करना। मैंने आपको अच्छे से प्लांट टिश्यूज का क्लासिफिकेशन पढ़ा रखा है बच्चों। यहाँ पर भी अगर आप इस टॉपिक को देखेंगे टिश्यूज, तो यू नो ना कि प्लांट में 2 तरह के टिश्यूज होते हैं, जहाँ पर हमेशा सेल्स डिवाइड करके न्यू सेल्स बनाती हैं, वो तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हो गया। और जहाँ पर सेल्स लॉस्ट द कैपेसिटी टू डिवाइड, उसको परमानेंट टिश्यू कहते हैं। अब कई बच्चे मैंने देखा ये सोच लेते हैं कि सेल लॉस द कैपेसिटी टू डिवाइड, इसका मतलब सेल डेड हो गई। ये गलती नहीं मत करना। परमानेंट टिश्यू का मतलब डेड टिश्यू नहीं है। परमानेंट टिश्यू का मतलब भी लिविंग टिश्यू है, वो लिविंग है, बस उसमें अब सेल्स डिवाइड नहीं कर सकती हैं, उनकी डिवीजन कैपेसिटी चली गई। क्योंकि आप सेल साइकिल से कोरिलेट करो, सेल्स जो है वो G0 स्टेज में चली गई होंगी। G0 स्टेज का मतलब क्वाइसेंट स्टेज, जहां पर सेल क्वाइट है। क्वाइट किस बेसिस पर, डिवाइड नहीं कर रही हैं, बट मेटाबॉलिकली सेल्स अभी भी एक्टिव हैं। जो भी जिम्मेदारियां उनको दी गई हैं, मैच्योरेशन हुआ है, डिफरेंशिएशन हुआ है, वो जिम्मेदारी अब वो सेल्स अपनी निभाएंगी। ठीक है, तो ये जो परमानेंट टिश्यू है बच्चों, इसको आप डेड मत समझ लेना। परमानेंट का मतलब होता है जिसमें डिवीजन कैपेसिटी नहीं है। अब इस परमानेंट टिश्यू की अगर हम बात करें, मेरिस्टेमेटिक को भी अभी हम देखेंगे, बट अगर हम इस परमानेंट टिश्यू की बात करें तो ये जो परमानेंट टिश्यू है ये फिर 2 तरह का है। एक सिंपल है, एक कॉम्प्लेक्स है। बहुत सिंपल सा बेसिस है इसका कि अगर एक टिश्यू में, नॉर्मली हम डेफिनेशन में यही तो कहते हैं कि टिश्यू एक सेल्स का ऐसा ग्रुप है जिनमें सभी सेल्स स्ट्रक्चरली सिमिलर होनी चाहिए और फंक्शनली सिमिलर होनी चाहिए, यानी ये सारी सेल्स दिखने में, काम करने में एक जैसी होनी चाहिए। तो आप सेल्स के ऐसे ग्रुप को टिश्यू कहते हैं। यस और नो। तो जब परमानेंट टिश्यू को स्टडी किया प्लांट्स में तो उसमें क्या देखा, ज़्यादातर टिश्यूज ऐसे ही थे। जैसे ये एक टाइप का टिश्यू है, इसमें सारी सेल्स एक जैसी हैं। ये दूसरे टाइप का टिश्यूज है, इसमें सारी सेल्स एक जैसी हैं, मिलकर वो सेम फंक्शन परफॉर्म कर रही हैं।
तो ऐसे टिश्यू को तो नाम दे दिया सिंपल टिश्यू, ठीक है। बट सिंपल टिश्यू के अलावा एक ऐसा भी परमानेंट टिश्यू मिला प्लांट में जिसमें टिश्यू एक ही है। जैसे हम बोलते हैं कि प्लांट में जाइलम की पाइपलाइन है जिससे कि पानी का ट्रांसपोर्ट होता है, तो जब उस जाइलम की पाइप में जो वॉल है, भाई बीच में से हॉलो है मान लो, और जो वॉल है उसको स्टडी किया गया तो उसमें देखा गया अलग अलग तरह की सेल्स हैं, सेम नहीं थी वो, पर फिर भी काम सब एक ही कर रही थी, वाटर का ट्रांसपोर्ट। तो ऐसा टिश्यू, ऐसा परमानेंट टिश्यू जिसमें सेल्स का स्ट्रक्चर सेम नहीं है बल्कि मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट हैं, उसको नाम दे दिया कॉम्प्लेक्स टिश्यू। तो जो परमानेंट टिश्यू है वो दो तरह का हो गया, अगर एक जैसी सेल है तो सिंपल, और अगर डिफरेंट सेल्स है तो कॉम्प्लेक्स। सिंपल, ठीक है। अब सिंपल टिश्यू में भी फिर से हमें वेरिएशंस मिले। जो बॉटनिस्ट थे उन्होंने क्या देखा कि कुछ प्लांट टिश्यू तो ऐसा था जो प्लांट को सॉफ्ट बना रहा था, प्लांट की पूरी फिलिंग कर रहा है, ग्राउंड टिश्यू है प्लांट का, मैक्सिमम जगह प्लांट में यही वाला टिश्यू है, दैट इज पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा को हमेशा सॉफ्ट टिश्यू में याद रखो। जो भी प्लांट के सॉफ्ट पार्ट्स है ना, जैसे पत्तियां हो गई या फ्लावर है या स्टेम में भी जितना भी सॉफ्ट पोर्शन है, रूट में, लीव्स में जितना भी सॉफ्ट पोर्शन है वो सब इस पेरेन्काइमा का बना हुआ है। तो मैक्सिमम जगह प्लांट में कौन सा टिश्यू मिलेगा आपको? पेरेन्काइमा, ठीक है। अभी हम इनके इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स आगे देखेंगे क्वेश्चंस के साथ। कुछ जगह ऐसा टिश्यू मिला प्लांट में जहाँ थोड़ी इलास्टिसिटी होती है। आपने देखा होगा कई बार प्लांट की जो ब्रांचेज हैं उनमें इलास्टिसिटी होती है, आप खींच के छोड़ो वापस अपनी जगह पर चली जाएंगी, है ना। लीफ के पिटियोल में होती है, कई सारी जगह होती है इलास्टिसिटी। तो जहाँ भी इलास्टिसिटी होती है वहाँ की सेल्स अलग तरह से डिजाइंड थी, उस टिश्यू को नाम दिया गया कॉलेनकाइमा। कॉलेनकाइमा। यहाँ पर एक चीज़ मैं यही बता देती हूँ, एक और टर्म जो आपकी बुक में टर्म नहीं लिखी है बट एक और टर्म होती है बच्चों, क्लोरेनकाइमा। तो आप लोग बहुत बार ना क्लोरेनकाइमा और कॉलेनकाइमा को मिक्स कर देते हैं, ये गलती नहीं करनी है। क्लोरेनकाइमा बना है क्लोरोफिल से। किससे बना है? क्लोरोफिल से। तो ऐसा पेरेन्काइमा जो ग्रीन हो, जरूरी है कि पेरेन्काइमा हमेशा ग्रीन हो? जैसे फ्लावर में पेरेन्काइमा ग्रीन थोड़ी ना है, रूट्स में भी है पेरेन्काइमा, वहाँ भी ग्रीन नहीं है। तो जरूरी नहीं है हर जगह पेरेन्काइमा ग्रीन हो। अगर पेरेन्काइमा ग्रीन है इसका मतलब उसकी सेल्स में क्लोरोप्लास्ट है, तो ऐसा ग्रीन पेरेन्काइमा क्या कहलाता है? क्लोरेनकाइमा, क्योंकि वो क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट अपने पास रख रहा है। बट व्हाट इज कॉलेनकाइमा? कॉलेनकाइमा का मतलब जरूरी नहीं है वो ग्रीन हो। अगेन कॉलेनकाइमा ग्रीन हो भी सकता है, नहीं भी। सेम पेरेन्काइमा ग्रीन हो भी सकता है, नहीं भी। कॉलेनकाइमा भी ग्रीन हो भी सकता है, नहीं भी, ठीक है। बट कॉलेनकाइमा आप कब कहोगे? जब उसमें इलास्टिसिटी होनी चाहिए, और वो इलास्टिसिटी मेनली इसकी वजह से आती है। इसमें जो ये आपको रेड कलर से दिखाए ना थिकेंड कॉर्नर्स, ये एक्चुअली पैक्टिन के डिपोजिशन से बने हैं। पैक्टिन के सेल वॉल जो होती है प्लांट की, आपको पता है उसमें सेल्यूलोज तो होता ही है। अगर उस सेल वॉल में जगह जगह पैक्टिन की थिकनिंग है तो वो पैक्टिन उस टिश्यू को इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है, तो दैट इज कॉलेनकाइमा। तो कॉलेनकाइमा और क्लोरेनकाइमा को मिक्स नहीं करेगा कोई, ठीक है। एंड तीसरा, जो अभी हम सिंपल परमानेंट टिश्यू की बात कर रहे हैं, तो तीसरा परमानेंट टिश्यू ऐसा मिला बच्चों जो कि बहुत ही अलग है। बहुत ही अलग है इन द सेंस कि ये टिश्यू ऐसा था जो प्लांट को सिर्फ मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है। जब इनकी सेल्स को स्टडी किया तो इनमें ना हमें कोई न्यूक्लियस मिला, ना कोई प्रोटोप्लाज्म है, ना कोई सेल ऑर्गेनेल्स हैं, कुछ नहीं। ऐसा लग रहा है कि सेल वॉल को किसी ने हाईली थिकंड कर दिया है, डिपोजिशन हो गया है किसी चीज़ का सेल वॉल पर चारों तरफ, और बीच में ल्यूमेन क्रिएट हो गया है एक हॉलो बॉल की तरह, ठीक है। अब वो बॉल भी हो सकती है, लंबे फाइबर्स भी हो सकते हैं स्ट्रॉ की तरह, ठीक है। तो इस तरह का जो परमानेंट टिश्यू है, सिंपल परमानेंट टिश्यू, उसको नाम दिया गया स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेन वर्ड यहाँ पे हार्डनेस को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि इसकी जो वॉल्स है ना बच्चों, ये जो आपको दिख रहा है थिक सेल वॉल, दोनों केसेस में, यहाँ भी और यहाँ भी, ये लिग्निफाइड है। ये लिग्निफाइड है, लिग्निन का डिपोजिशन हो गया। जैसे जैसे किसी सेल के चारों तरफ लिग्निन डिपॉजिट होता जाता है, तो लिग्निन क्या करता है? वाटर के लिए इम्परमिएबल है। आप सोचो सेल्स के अंदर पानी नहीं जा रहा, तो धीरे धीरे सेल्स को अगर वाटर सप्लाई बंद हो गई तो धीरे धीरे सेल्स के सभी कंपोनेंट्स मरने लगेंगे, मर के उनका लाइसिस हो जाएगा और सेल के अंदर खाली कैविटी क्रिएट हो जाएगी, जिसको आप कहेंगे ल्यूमेन, है ना। तो हमेशा चाहे शेप कोई भी हो स्क्लेरेनकाइमा की, लंबी सेल्स भी हो सकती हैं, गोल सेल्स भी हो सकती हैं। लंबी सेल्स को फाइबर कहते हैं, गोल सेल्स को स्क्लैरिड्स कहते हैं, स्क्लैरिड्स या स्टोन सेल्स, छोटे छोटे स्टोन जैसी सेल्स, ठीक है। जैसे आप अमरूद के बीज देख लो, चीकू में जो ग्रिटीनेस होती है ना, कहीं भी अखरोट का वो देख लो आप चारों तरफ का, वॉलनट का जो छिलका होता है, कहीं भी जहाँ आपको एकदम स्टोनी हार्डनेस मिल रही है ना, वहाँ पर ये स्क्लैरिड्स या स्टोन सेल्स होती हैं, ठीक है, जो कि डेड टिश्यू है। तो ये जो स्क्लेरेनकाइमा है, क्या मैं इसको लिविंग कह सकती हूँ?
भाई यहाँ पे सेल्स लिविंग कैसे रही, लिग्निन वाटर के लिए इम्परमिएबल है, अंदर कुछ गया ही नहीं तो सेल्स के सारे लिविंग कंपोनेंट खत्म हो गए। दिस सेल इज जस्ट अ लिग्निफाइड स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये कहलाता है स्क्लेरेन्काइमा एंड दिस इज द डेड टिश्यू ऑफ प्लांट। समझ गए, मतलब पूरा परमानेंट टिश्यू डेड मत कर देना। परमानेंट में मैंने तुम्हें कहा सिंपल और कॉम्प्लेक्स, सिंपल में कहा पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। तो इन तीनों में से सिर्फ स्क्लेरेन्काइमा इज द डेड टिश्यू, ठीक है, इज द डेड टिश्यू। अब यहाँ पे भी देखो यूजुअली डेड लगा दिया तो हो सकता है इसका भी कोई ना कोई एक्सेप्शन है। बच्चों बॉटनी इज फुल ऑफ एक्सेप्शंस, ठीक है, बट आपको नहीं जाना उन एक्सेप्शंस में। यू आर वेरी लकी कि आप लोगों से एनटीए ने बिल्कुल क्लियर कर रखा है, वो पूछेंगे जो आपकी एनसीईआरटी में है, बाहर से कुछ नहीं पूछने वाले, तो बढ़िया है, हमको कोई एक्सेप्शंस पढ़ने की नीड नहीं है, ठीक है। तो ये यूजुअली डेड एंड विदाउट प्रोटोप्लास्ट, तो दिस इज द डेड टिश्यू, ना कि सबको डेड कर देंगे आप, ठीक है। एंड अगर हम कॉम्प्लेक्स टिश्यू की बात करें बच्चों, जो मैं कह रही हूँ ना कि परमानेंट में सिंपल और कॉम्प्लेक्स है, तो सिंपल में तो हो गया पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, सॉफ्ट इलास्टिक एंड हार्ड टिश्यू। और कॉम्प्लेक्स में दो टिश्यू आते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम की भी पाइपलाइंस हैं प्लांट में और फ्लोएम की भी पाइपलाइंस हैं। जाइलम वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है, फ्लोएम फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। जाइलम फ्लोएम के स्ट्रक्चर पे हम बाद में बात करेंगे, अभी जैसे जैसे क्वेश्चन आता जाएगा, ठीक है। तो मैंने एक ब्रीफ आपको दे दिया कि प्लांट में टिश्यूज किस किस तरह से कौन कौन से होते हैं। अब आप ये क्वेश्चन बहुत इजीली कर सकते हो। ये कह रहा है कि अच्छा रुको, इस क्वेश्चन में एक चीज़ और है, चलो थोड़ा सा और बताना पड़ेगा फिर मुझे तुमको, तभी ये पूरा क्वेश्चन कर पाओगे तुम। कि अगर हम जाइलम फ्लोएम की बात कर रहे हैं बच्चों, तो जाइलम के जो हम कह रहे हैं ना कि प्लांट में एक पाइपलाइन है, तो ये पाइपलाइन ऐसे नहीं है जैसे हमारे घरों में पाइपलाइंस होती है कि अंदर से पूरी खाली है और चारों तरफ एक प्लास्टिक या सीमेंट की वॉल है, ऐसे नहीं। प्लांट की पाइपलाइंस का मतलब होता है कि अलग अलग इलोंगेटेड स्ट्रक्चर एक दूसरे के ऊपर अरेंज होते गए लॉन्जिट्यूडनली, और उन्होंने एक लंबा सा लॉन्जिट्यूडनल पाइप बना दिया। जैसे आप इसको डायग्राम को देखो, इस डायग्राम में आपको दो तरह के स्ट्रक्चर्स दिखाए हैं बच्चों। एक जिनके एंड पॉइंटेड है, ये देखो एंड पॉइंटेड है, वो है ट्रैकीड्स, और जिनके एंड ब्लंट एंड्स हैं वो है वेसल्स। हमेशा ध्यान रखो, वेसल्स में एंड कैसे होते हैं, ब्लंट होते हैं, ब्लंट एंड्स होते हैं, और ये ब्रॉड होती है, मोटी चौड़ी होती है, ये चौड़ी होती है, अंदर ल्यूमेन ब्रॉड होता है, ठीक है। जबकि ट्रैकीड्स में हमेशा पॉइंटेड एंड्स मिलेंगे आपको, पॉइंटेड एंड्स मिलेंगे। आपको पता है बायो में हम जो भी पॉइंटेड एंड्स वाला स्ट्रक्चर होता है उसे स्पिंडल शेप भी कह देते हैं। एंड नैरो ल्यूमेन मिलेगा, ये थोड़ी सी संकरी होती है, ठीक है। तो अब जाइलम जो है वो कैसे बनता है, ट्रैकीड्स एक के ऊपर एक अरेंज होती गई, उन्हीं के पैरेलल साइड में वेसल्स एक के ऊपर एक अरेंज होती गई, फिर और ट्रैकीड अरेंज होती गई, इस तरह से एक पाइप टाइप से बन जाता है। और इनका डायमीटर बहुत कम है, ऐसे जितना आपको यहाँ दिख रहा है ऐसे नहीं, हेयर जितना डायमीटर होता है, इतना जितना हमारे हेयर का होता है इतना कम डायमीटर होता है, ठीक है। तो बहुत पतले पतले पाइपलाइंस बने, वो समझाने के लिए मैं आपको बता रही हूँ। और सोचो इतने पतले पाइप्स के थ्रू ही प्लांट्स में ऊपर तक वाटर मिनरल सब पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो ट्रैकीड्स, वेसल्स, दो तरह की सेल्स तो ये हो गई, अभी भी जाइलम पूरा नहीं बना। ट्रैकीड्स अरेंज होती गई, वेसल्स अरेंज होती गई। इसके अलावा ये जो ट्रैकीड्स और वेसल्स की वॉल बन रही है ना, मतलब पूरा जो भी पाइप बोल रही हूँ अभी मैं आपकी लैंग्वेज में, पाइपलाइन बन रही है, इसको और स्ट्रेंथ देने के लिए इनके चारों तरफ फाइबर्स भी हैं बच्चों। फाइबर्स अभी दिखाए थे आपको स्क्लेरेन्काइमा में मैंने, इनके चारों तरफ फाइबर्स भी अरेंज होते गए। मैंने अच्छे से लेक्चर में आपको डायग्राम वगैरह दिखा के पढ़ाया है, यहाँ पे मैं सिर्फ एक क्विक रिवीजन आप लोगों को दे रही हूँ। तो फाइबर्स भी अरेंज होते गए। अब मुझे बताओ, ये जो तीन चीजें मैं आपको बोल रही हूँ कि ट्रैकीड्स अरेंज होती गई, वेसल्स अरेंज होती गई और फाइबर्स अरेंज होते गए, ये तीनों हमेशा ध्यान रखना, ये तीनों डेड टिश्यू हैं, तीनों के तीनों डेड स्ट्रक्चर्स हैं बच्चों। क्योंकि देखो फाइबर्स तो हमने अभी पढ़ा ही था डेड है। ट्रैकीड और वेसल्स की जो वॉल आपको दिख रही है, ये वॉल आपको दिख रही है, दिस इज ऑल्सो हाईली लिग्निफाइड, ये सब लिग्निफाइड स्ट्रक्चर्स हैं। इन सब की कैसी वॉल है, लिग्निफाइड वॉल है, ठीक है। जब ये बने थे तब कभी ये सेल थे, जिंदा सेल्स थी, लेकिन जैसे ये बनी उसके बाद इनमें लिग्निन का डिपोजिशन होता गया, अंदर पानी नहीं पहुंचा, मतलब वो वाला पानी जो इनको बाहर से मिलना चाहिए था जिंदा रहने के लिए, और धीरे धीरे ये डेड स्ट्रक्चर हो गए। जैसे ये डेड हुए, इनसे पाइपलाइन बनी। अब आप कहेंगे मैम आप कह रहे हैं कि लिग्निन का डिपोजिशन हो गया और इनके अंदर अब पानी जा नहीं सकता, और दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि ये पानी का ट्रांसपोर्ट करेंगे, तो हाउ इज इट पॉसिबल। वो इसलिए बच्चों कि जब इनमें लिग्निन का डिपोजिशन होता है तो लिग्निन का डिपोजिशन इनमें वॉल, चारों तरफ वॉल में हो रहा है, उस दौरान कुछ छोटे, यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से, यहाँ बहुत अलग तरह से ये डायग्राम दिखाया है, आपको ये लग रहा होगा छोटे छोटे जो गोले बन रहे हैं इनके बीच में नहीं है। आप 3D में इमेजिन करो एक पाइप को, ठीक है। मैं उस पाइप पे लिग्निन डिपॉजिट करते जा रही हूँ और कहीं कहीं
पिट्स रह जाते हैं। पिट्स क्या होते हैं? ये जो आपको छोटे छोटे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ना, जितने भी दिख रहे हैं, ये सब बच्चों पिट्स हैं। पिट्स क्या होते हैं? पिट्स होते हैं अनलिग्निफाइड एरियाज। देखो, जिसको जल्दी जल्दी में समझ में नहीं आ रहा है ना, वो प्लीज मेरा जो एनसीईआरटी टारगेट 360 एनसीईआरटी लाइन टू लाइन वाले लेक्चर्स है, वहां जाके देखना, वहां मैंने आराम से एक एक टॉपिक समझाया है। बट मैं ये मान के चल रही हूँ इस सीरीज में तुम वो पढ़ के आए हो, इसलिए मैं रिवीजन करवा रही हूँ तुमको, ठीक है? यहाँ पे मैं हर चीज डिटेल में नहीं बता रही हूँ। तो ये जो पिट्स होते हैं, दीज आर द अनलिग्निफाइड एरियाज, तो इनके थ्रू भी पानी एंटर कर सकता है। और जब हम ऐसे एक पूरी लंबी वॉल बना रहे हैं, तो ये देखो, यहाँ पर भी पिट्स होंगे, यहाँ पर भी पिट्स होंगे, इवन वेसल्स में यहाँ परफोरेशंस होते हैं, ठीक है? तो अगर एक के ऊपर एक अरेंज हो रहा है, तो ऐसे लॉन्जिट्यूडनली तो पानी ऊपर इजीली जा सकता है ना, उसको वॉल को क्रॉस नहीं करना पड़ रहा। हाँ, एंड्स पे क्रॉस करना पड़ेगा, बट जब एंड आएगा तो वहाँ पे पिट्स होंगे जिससे पानी क्रॉस कर सकता है। बट ओवरऑल अगर आप इन स्ट्रक्चर्स को देखोगे तो ये लिग्निफाइड है, यानी इतना जैसे बाकी सेल्स को फटाफट चारों तरफ से पानी मिलता है, वैसे इनको नहीं मिलता। क्लियर? तो ये कैसे स्ट्रक्चर्स हुए? डेड स्ट्रक्चर्स हुए। फाइबर भी डेड है, तो नेचर ने कहा यार जाइलम में कुछ तो लिविंग कॉम्पोनेंट डालो। तो ये जो हमने पूरी पाइप बनाया है, जिसमें ट्रैकीड्स हैं, जिनमें वेसल्स हैं, जिनमें फाइबर्स लगे हुए हैं, उन्हीं में साथ में कुछ लेयर्स, इसी तरह लॉन्जिट्यूडनल लेयर्स बना दी जाइलम पैरेन्काइमा की। वो जो पैरेन्काइमा की सेल्स है ना, लिविंग सेल्स, उनको ऐसे लॉन्जिट्यूडनली अरेंज करते करते कुछ लेयर्स हमने पैरेन्काइमा की बना दी। तो क्योंकि वो जाइलम का पैरेन्काइमा है, इसलिए उसका नाम पड़ गया जाइलम पैरेन्काइमा। ठीक है? तो अगर तुमसे कोई पूछे कि भाई जाइलम कितने कंपोनेंट्स का बना होता है, तो सीधी सी बात है, जाइलम 4 कंपोनेंट्स का बना होता है, जिसमें से एक हो गया ट्रैकीड्स, एक हो गए वेसल्स, एक हो गया जाइलम फाइबर्स। ये तीनों तो क्या हैं? डेड कंपोनेंट्स। और एक अकेला लिविंग कंपोनेंट हो गया, दैट इज जाइलम पैरेन्काइमा। ठीक है? जाइलम पैरेन्काइमा, ये इसका स्ट्रक्चर है। अब इसमें तुम्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन याद रखनी है, जिस पर अभी हम क्वेश्चन करेंगे, कि यहाँ पर लिखा हुआ भी आपकी एनसीईआरटी में, हाँ ये रहा, कि ये जो 4 कंपोनेंट्स मैंने तुम्हें जाइलम के बताए, थोड़ा सा हम पास्ट में मतलब प्रीवियस चैप्टर पे जाते हैं। जब हमने प्लांट किंगडम पढ़ा था, तब मैंने तुम्हें बताया था कि प्लांट किंगडम में 5 डिवीजन है, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। ठीक है? और अगर आपको ध्यान है तो हमने ये भी पढ़ा था कि एल्गी और ब्रायोफाइट्स तो नॉन वैस्कुलर प्लांट है, यानी वो दोनों, बट ऑब्वियस एल्गी यानी काई, कितनी छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं। ब्रायोफाइट्स की भी हाइट ज़्यादा नहीं होती, उनको जाइलम फ्लोएम जैसे पाइप्स की ज़रूरत नहीं है, वो पानी डायरेक्टली हर पार्ट अपना अपना पानी ले लेता है। ठीक है? उन तक पहुंच जाता है सेल टू सेल डिफ्यूजन करके पानी। लेकिन जो टेरिडोफाइट्स जब बने, जिसमें हॉर्स टेल्स आते हैं, लाइकोप्सिडा आता है ना, फर्न्स आती हैं, वहां से वैस्कुलर टिश्यू बना। दे आर फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैविंग वैस्कुलर टिश्यू। तो टेरिडोफाइट्स में भी जाइलम फ्लोएम है, जिम्नोस्पर्म में भी है और एंजियोस्पर्म में भी है। ठीक है? इन 3 में है, शुरू के 2 में नहीं है। अब ये जो तीनों वैस्कुलर प्लांट्स हैं, इनमें एक डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? ध्यान रखना कि जब जाइलम सबसे पहले टेरिडोफाइट्स में बना, तो उसमें सबसे मोटा वाला जो कंपोनेंट है ना, वेसल्स, वो नहीं बना। बाकी तीनों चीजें हैं उसमें, ट्रैकीड्स हैं, जाइलम फाइबर्स हैं, जाइलम पैरेन्काइमा है, बट वेसल्स नहीं है। इसी तरह जिम्नोस्पर्म में भी नहीं है। वेसल्स आर प्रेजेंट ओनली एंड ओनली इन द एंजियोस्पर्म। तो यहाँ पर एक लाइन लिखी है, वेसल इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर, इसको आप हाईलाइट करो, वेसल इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म। जैसे आप बोलते हो ना कि फ्लावरिंग सिर्फ एंजियोस्पर्म्स में होती है, डबल फर्टिलाइजेशन सिर्फ एंजियोस्पर्म्स में होता है, वैसे ही ध्यान रखना वेसल्स भी सिर्फ एंजियोस्पर्म्स में ही होती हैं। बाकी के जो वैस्कुलर प्लांट्स हैं, टेरिडोफाइटा एंड जिम्नोस्पर्म, उनमें जाइलम है बट वेसल्स नहीं है। ठीक है? ध्यान रहेगा ये पॉइंट आप लोगों को। ये जो सबसे ब्रॉड कंपोनेंट है, मोटे मोटे पाइप्स हैं वेसल्स के, उनकी जरूरत नेचर को हाईली इवॉल्व प्लांट्स, फ्लावरिंग प्लांट्स में पड़ी, बाकी में जरूरत नहीं थी। हालांकि जिम्नोस्पर्म भी बहुत लंबे हैं, ट्रीज की फॉर्म में हैं, बट ठीक है, उनमें नहीं थी जरूरत तो नहीं, बाद में जरूरत लगी तो एंजियोस्पर्म में वेसल्स इवॉल्व हो गई। ठीक है? ध्यान रहेगा ये पॉइंट आप लोगों को। तो इसी बेसिस पर आपको ये क्वेश्चन करना है बच्चों कि स्टेटमेंट 1 बताओ मुझे सही है कि गलत। पैरेन्काइमा लिविंग है, बिल्कुल ठीक बात है, बट ये कह रहा है कोलेन्काइमा डेड है, तो इसने गलत कर दिया। डेड टिश्यू कौन सा है? स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है? अच्छा, जाइलम भी अगर मैं कहूं तो ओवरऑल डेड नहीं कहोगे, आप कहोगे जाइलम के मोस्ट ऑफ द कंपोनेंट्स डेड हैं, बट उसके पास जाइलम पैरेन्काइमा एक लिविंग कंपोनेंट भी है। ठीक है? स्टेटमेंट 2 देखो क्या कह रहा है कि जिम्नोस्पर्म लैक जाइलम वेसल्स, बिल्कुल ठीक है, बट प्रेजेंस ऑफ जाइलम वेसल इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजियोस्पर्म्स। है ना? ढंग से पढ़ लिया, सही है स्टेटमेंट। कह रहा है कि जिम्नोस्पर्म में वेसल्स नहीं होती,
पर एंजियोस्पर्म के पास वेसल्स उनका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। बिल्कुल ठीक, यानी यहाँ पर स्टेटमेंट 1 हो गया फॉल्स एंड स्टेटमेंट 2 हो गया ट्रू, यानी ऑप्शन 4। ठीक है, अगेन बच्चों इसमें भी एक्सेप्शंस हैं। जब हमारे टाइम पर तो एक्सेप्शंस बहुत फ्रिक्वेंटली पूछे जाते थे कि वो कौन से जिम्नोस्पर्म हैं जिनमें वेसल्स हैं, वो कौन से एंजियोस्पर्म हैं जिनमें वेसल्स नहीं हैं। बट प्लीज़ ये सारी चीज़ें अब नहीं पढ़नी है आपको, लास्ट 15 सालों के क्वेश्चन में कभी भी ये नहीं पूछी गई, दीज आर डिलीटेड फ्रॉम द कोर्स। ठीक है, तो आपको सिर्फ वही चीज़ें प्रिपेयर करके जानी है जो एनसीईआरटी में है। जितनी बार पढ़ सकते हो पढ़ो, जितना रिवीजन कर सकते हो करो, जितने क्वेश्चन कर सकते हो करो, पर प्लीज़ अननेसेसरी नई नई चीज़ें मत पढ़ो। ये जो लास्ट के अब तो फरवरी भी चला गया, मार्च आ गया, अब तो तुम्हारे पास मार्च एंड अप्रैल 2 महीने बचे हैं बच्चों, है ना। जो अभी बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं वो तो अपने एग्जाम देने में बिजी होंगे बोर्ड के, पर जो ड्रॉपर्स हैं वो तो प्योरली ये 2 मंथ्स अपना डेडिकेशन से रिवीजन को देंगे। और प्लीज़ रिवीजन के वक्त तुम्हें कुछ भी कोई कह दे कि यार ये पढ़ लो, ये नया है, ये पूछा जाता है, बिना प्रूफ के बिना एविडेंस के मत पढ़ने लग जाना। पहले चेक करो, पीवाईक्यूज बेस्ट एविडेंस है। पीवाईक्यूज को देख लो कि यार उसमें क्या पूछा जा रहा है, तुम्हें अपने आप आइडिया लग जाएगा कि एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी नहीं पूछ रहे। मैं तुम्हें 15 साल के पीवाईक्यूज करा रही हूँ, उसमें तुम देख रहे हो 14-15 का जो पेपर था जब AIPMT के नाम से हुआ था, तब जरूर थोड़ी बहुत चीज़ें बाहर से पूछी गई थी, अदरवाइज नहीं पूछी जाती। ठीक है, क्लियर। सो आपको जस्ट स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी को रिवाइज करना, एकदम घोट के पी लेना है, बट रट के नहीं, समझ के। ठीक है, ओके, बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए। चलो, तो अच्छा जाइलम का स्ट्रक्चर तो मैंने तुम्हें बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले एक बार ये फ्लोएम का भी हल्का फुल्का आइडिया दे देती हूँ। जैसे हम अभी जाइलम के पाइप की बात कर रहे थे, वैसे देखो ये रहा फ्लोएम का पाइप, पूरे प्लांट में थ्रू आउट द लेंथ ये प्रेजेंट रहता है। फ्लोएम का पाइप कैसे बना है जरा ध्यान से देखो। अगेन फ्लोएम भी 4 कंपोनेंट्स का बना हुआ है। ये जो तुमको एक कंपोनेंट दिख रहा है, मैं देखो एक बार इसको हाईलाइट कर रही हूँ, ये एक इस तरह की लंबी सेल्स तुम्हें दिख रही होंगी। ठीक है, अभी इधर वाली सेल्स मत देखो, सिर्फ ये जो इधर बना हुआ है ना, ये इस तरह से एक पाइप बना हुआ है लाइक दिस, ये इसमें जाली होती है सीव। ठीक है, ये जो पाइप है जिसमें इन्होंने वॉयलेट कलर से या जो भी पर्पल कलर से दिखाया है, ये फूड का ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ठीक है, ये ऐसे 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 फूड का ट्रांसपोर्ट होते हुए दिखाया है। तो ये जो पाइप आपको दिख रहा है बच्चों, दिस इज कॉल्ड सीव ट्यूब एलिमेंट। एलिमेंट वर्ड क्यों यूज किया, ऐसा एक नहीं है, ये एक सेल थी एक्चुअली में। सीव सेल इसको इसलिए नहीं बोलते क्योंकि एक तो ये इलॉन्गेटेड हो गई और दूसरा इसका न्यूक्लियस गायब हो गया। आपको ध्यान है जब हम सेल चैप्टर पढ़ते हैं उसमें बोलते हैं कि वो कौन सी सेल है जो ई न्यूक्लिएटेड है। ई न्यूक्लिएटेड का मतलब कि सेल में यंग थी तब तो था न्यूक्लियस, बट जब सेल मैच्योर हुई तो उसमें से न्यूक्लियस गायब हो गया, बट बाकी सब कुछ है उस सेल के पास। उसमें साइटोप्लाज्म है, उसमें ऑर्गेनेल्स हैं, तो आप उसे डेड नहीं कहोगे, वो लिविंग सेल है। तो उसमें 2 एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं, एक तो प्लांट में मैच्योर सीव ट्यूब और दूसरा हमारे में ह्यूमंस में आरबीसीज। मैच्योर आरबीसीज भी ई न्यूक्लिएटेड होती हैं। ठीक है, हमेशा ध्यान रखो, ये 2 ऐसे सेल्स के एग्जाम्पल हैं जहाँ पर सेल लिविंग है बट स्टिल उसके पास न्यूक्लियस नहीं है। जब वो यंग थी तो न्यूक्लियस था, बट किसी पर्पस की वजह से मैच्योर सेल्स में न्यूक्लियस को डिसअपियर कर दिया, ई न्यूक्लिएटेड सेल्स। ठीक है, तो ये जो सीव ट्यूब एलिमेंट तुम्हें दिख रहा है, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट एक के ऊपर एक अरेंज होते जाते हैं और एक लंबी लॉन्जिट्यूडनल वॉल बनाते हैं। उस वॉल को पूरी की पूरी पाइप को आप सीव ट्यूब कहते हो और उसके हर एक कंपोनेंट को सीव ट्यूब एलिमेंट कहते हो, बस इतना सा फर्क है। ठीक है, क्या मैं इसको डेड बोलूं? नहीं, अभी बताया मैंने, ये ई न्यूक्लिएटेड है, यस ये ई न्यूक्लिएटेड है, बट प्लीज इसको डेड मत कर देना, डेड नहीं है ये। सीव ट्यूब एलिमेंट्स कैसे हैं? ई न्यूक्लिएटेड हैं बट ये लिविंग हैं, ओके, दीज आर लिविंग कंपोनेंट्स। अब ये जो सीव ट्यूब्स हैं, क्योंकि इनके पास न्यूक्लियस नहीं है बट काम इन्हें बहुत इंपॉर्टेंट करना है, फूड का ट्रांसपोर्ट करना है। अब तुम्हारे कोर्स से ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स एक चैप्टर होता था प्लांट फिजियोलॉजी में, वो हट गया, वरना वहाँ वो तुमने पढ़ा होता तो तुम्हें बहुत अच्छा आइडिया लग जाता कि जाइलम किस तरह वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है और फ्लोएम किस तरह फूड का ट्रांसपोर्ट करता है। बट कोई बात नहीं, हट गया तो क्वेश्चन तो पूछेंगे नहीं। सिर्फ इतना सा समझ लो कि फ्लोएम में जो फूड का जैसे पहले दूसरी बात करते हैं कि जाइलम में जो वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है ना बच्चों, वो हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ होता है। आपको पता है, इतनी बेसिक नॉलेज सबको होगी कि प्लांट का कोई भी दूसरा पार्ट वाटर एब्जॉर्ब नहीं कर सकता सिवाय रूट्स के। आप प्लांट को पूरा पानी में डुबो के भी रख दोगे तो भी रूट्स ही वाटर एब्जॉर्प्शन कर सकती हैं। ठीक है, क्योंकि स्टेम, लीव्स वगैरह सब पे क्यूटिकल की लेयर होती है, दैट इज वाटर रेजिस्टेंट। ओके, तो जो रूट्स हैं बच्चों प्लांट की, वो पानी को एब्जॉर्ब करती हैं और पानी को ऊपर की तरफ भेजना है। तो रूट्स में कोई मोटर तो लगी नहीं है जो पानी को ऊपर धक्का देगी, तो ऊपर जो प्लांट की लीव्स होती हैं,
टिप पर होती है हमेशा, वो ट्रांसपिरेशन करती है, उनसे वाटर लॉस होता है, तो पानी की एक डिमांड क्रिएट होती है और एक सक्शन, एक नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होता है प्लांट के जाइलम में, जिससे पानी ऊपर की तरफ सक्शन के थ्रू चला आता है, ठीक है, खिंचा आता है पानी एक तरह से। तो जाइलम में हमेशा वाटर का ट्रांसपोर्ट एक ही डायरेक्शन में होता है, दैट इज अपवर्ड। किसकी वजह से होता है? इसको कहते हैं ट्रांसपिरेशनल पुल। ये जो पुलिंग फोर्स लग रहा है, सक्शन फोर्स लग रहा है, इसको कहते हैं ट्रांसपिरेशनल पुल। ये तो बात हो गई जाइलम की, ठीक है, प्लांट के हर एक पार्ट को पानी मिल जाता है। अब अगर हम फ्लोएम की बात करें तो फ्लोएम में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। अब देखो, फ्लोएम को खाने का ट्रांसपोर्ट करना है, तो रूट्स तो खाना बना नहीं रही, ग्रीन पार्ट्स बनाएंगे, तो लीव्स बना रही हैं, स्टेम ग्रीन है तो वो भी बना रहा है, फ्लावर का जैसे फ्लावर बड में सेपल्स ग्रीन होती हैं वो भी बनाएंगी, कोई भी ग्रीन पार्ट है प्लांट का, इट विल सिंथेसाइज फूड, फोटोसिंथेसिस करेगा। तो जैसे जैसे वो खाना बनाएगा खुद भी यूज़ करेगा, और जो बचा हुआ खाना है, ग्लूकोज की फॉर्म में बनता है ना खाना, तो ग्लूकोज को सुक्रोज में कन्वर्ट करके फ्लोएम में ट्रांसपोर्ट कर देता है। फ्लोएम किस फॉर्म में फूड का ट्रांसपोर्ट करता है बच्चों? हमेशा ध्यान रखना, सुक्रोज की फॉर्म में, ठीक है। उस चैप्टर में था, अब तो नहीं है, तो पता नहीं पूछेंगे या नहीं, बट एक छोटी सी बेसिक नॉलेज है, आप याद रख सकते हैं इसको, ठीक। तो फ्लोएम के पाइप में जो जो ग्रीन पार्ट्स हैं, वहाँ से जो जो फ्लोएम है उसमें फूड को लोड किया जा रहा है, सुक्रोज को। जैसे फूड को लोड करते जाते हैं ना, तो वहाँ पर एक प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट होता है। सुक्रोज अकेला नहीं होता, उसके साथ पानी भी आ जाता है, तो एक सोल्यूशन बन जाता है सुक्रोज और पानी का। तो बट ऑब्वियस जहाँ जहाँ लोडिंग हुई है वहाँ हाई प्रेशर एरिया क्रिएट हो गया। अब जिन पार्ट्स में नहीं बना फूड, वहाँ के फ्लोएम पाइप खाली पड़े हैं, सब आपस में कनेक्टेड हैं पाइपलाइंस, ठीक है, वहाँ खाली पड़े, वहाँ लो प्रेशर एरिया है। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर, चाहे उसे ऊपर जाना हो, चाहे नीचे जाना हो, चाहे लैटरली जाना हो, किसी भी डायरेक्शन में फूड का ट्रांसपोर्ट हो सकता है। फूड का ट्रांसपोर्ट इज अ मल्टी डायरेक्शनल प्रोसेस, या तो कह लो बाई डायरेक्शनल, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, या मल्टी, एक ही बात है, ठीक है। तो फ्लोएम में जो फूड का ट्रांसपोर्ट है वो मल्टी डायरेक्शनल होता है, और इस फूड के ट्रांसपोर्ट में एनर्जी भी खर्च होती है। वाटर के ट्रांसपोर्ट में कोई एनर्जी नहीं चाहिए, वहाँ तो पुलिंग फोर्स क्रिएट हुआ, अपने आप पानी फिजिकल फोर्स है वो। पर यहाँ फूड के ट्रांसपोर्ट में जब फूड की लोडिंग होती है, अनलोडिंग होती है, अनलोडिंग मतलब जब फूड नॉन ग्रीन एरियाज में पहुंचेगा तो अब पाइप से निकलकर सेल्स में जाएगा, इन सब में एनर्जी लगती है। तो नेचर ने फ्लोएम को डेड नहीं बनाया, बल्कि फ्लोएम को लिविंग बनाया है। जाइलम में मोस्ट ऑफ द कंपोनेंट्स कैसे थे? जाइलम में मोस्टली डेड कंपोनेंट्स थे, सिर्फ एक ही लिविंग था, जबकि उल्टी कहानी है फ्लोएम की। फ्लोएम में मोस्टली लिविंग कंपोनेंट्स हैं। पहला लिविंग कंपोनेंट कौन सा बताया मैंने तुम लोगों को? फ्लोएम का पहला लिविंग कंपोनेंट बताया ये सीव ट्यूब एलिमेंट। ऐसे एक नहीं है, ऐसे कई सारे हैं, देखो ऐसे नहीं कि एक ही लंबी वॉल है, फिर और सीव ट्यूब एलिमेंट अरेंज होते जाएंगे और अरेंज होते जाएंगे। से 3D में आप इमेजिन करो, सीव ट्यूब एलिमेंट अरेंज होते गए, खूब सारी लंबी लंबी सीव ट्यूब्स बन गई, पत्तियों की तरफ, सब तरफ, एवरीवेयर, ठीक है। एंड अब ये जो सीव ट्यूब एलिमेंट्स हैं, जो, या सीव ट्यूब बोल रही हूँ मैं इनको, इन्हें फूड का ट्रांसपोर्ट करना है, और वो फूड का ट्रांसपोर्ट करने के दौरान एनर्जी भी खर्च होती है। ये सब मैंने तुम्हें क्यों समझाया? ये बताने के लिए कि इनमें जो प्रोसेस हो रहा है उसको कंट्रोलिंग की ज़रूरत है, उसका एक डायरेक्टर होना चाहिए जो उनको डायरेक्ट करे कि अब तुम्हें क्या करना है, अब क्या करना है। अब इनके पास तो न्यूक्लियस है नहीं, तो क्या करें? तो नेचर ने इनकी हेल्प करने के लिए, ये आपको दिख रही है पर्पल कलर की सेल्स दिखाई हैं, ये दिख रही हैं आपको? इसी कलर से बनाऊंगी तो दिखेगा नहीं, वाइट कलर ले लेती हूँ, ये दिख रही है? व्हाट हैपन? हाँ, ये रही, ये दिख रही है सेल। फिर यहाँ पे दिख रही होगी, जिनमें अच्छा खासा न्यूक्लियस भी दिख रहा है तुम लोगों को। ये हैं इनकी सखियाँ, इनकी सहेलियाँ, इनका कंपेनियन, इनकी कंपेनियन सेल्स, ठीक है। तो सीव ट्यूब के चारों तरफ लैटरली कौन प्रेजेंट होता है? कंपेनियन सेल, और क्लियर कट तुम्हें उनमें न्यूक्लियस दिख रहा है, यानी ये भी लिविंग सेल है। इनके पास न्यूक्लियस भी है तो बट ऑब्वियस लिविंग तो होंगी ही। एंड इनका नाम क्या है? कंपेनियन मतलब होता है साथी। तो ये सीव ट्यूब में जो प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट होता है ना, हाई प्रेशर लो प्रेशर, उसे कंट्रोल करती हैं, उनको डायरेक्ट करती हैं कि कैसे काम करना है, क्योंकि सीव ट्यूब के पास खुद का न्यूक्लियस नहीं है, ठीक है। तो कंपेनियन सेल हो गई। तीसरा कंपोनेंट, ये जो हरे कलर का कंपोनेंट तुम्हें दिख रहा है, दिस इज फ्लोएम पैरेन्काइमा। फ्लोएम जैसे जाइलम के पास पैरेन्काइमा की लेयर होती है, वैसे फ्लोएम के पास भी पैरेन्काइमा की लेयर्स होती हैं, तो फ्लोएम पैरेन्काइमा। तो यानी फ्लोएम के तीनों कंपोनेंट्स लिविंग हैं, पैरेन्काइमा तो हमेशा लिविंग ही होता है। तो फिर इस फ्लोएम के पाइप को स्ट्रेंथ देने के लिए, थोड़ी सी मैकेनिकल स्ट्रेंथ देने के लिए, इसमें दिखाया नहीं है तुम्हें डायग्राम में, बट मैं इसीलिए बच्चों को बनवा देती हूँ जनरली, इन्हीं के चारों तरफ अगेन, जैसे जाइलम में लंबे लंबे फाइबर्स थे ना, स्क्लेरेन्काइमा के फाइबर्स, वैसे ही फ्लोएम में भी फ्लोएम फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। वही पॉइंटेड एंड्स, पूरी लिग्निफाइड वॉल,
ठीक है, हमेशा ध्यान रखना बच्चों, चाहे जाइलम के फाइबर्स हों चाहे फ्लोएम के फाइबर्स हों, फाइबर्स में ल्यूमेन नहीं होती यहाँ पे इतना ज़्यादा, वहाँ तो थी डायग्राम में फाइबर में, लेकिन जब यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम में जो फाइबर्स होते हैं उनमें इतना लिग्निन डिपॉजिट हो जाता है कि उनकी ल्यूमेन ब्लॉक हो जाती है। ऑब्लिटरेटेड ल्यूमेन, यहाँ लिखा है एक वर्ड ऑब्लिटरेटेड ल्यूमेन, कहाँ गया जाइलम फाइबर्स, कहाँ गया बच्चों, जाइलम फाइबर्स में लिखा है ऑब्लिटरेटेड ल्यूमेन, वेयर इट इज, ये रहा, जाइलम फाइबर्स हैव हाईली थिकन्ड वॉल्स एंड ऑब्लिटरेटेड, ऑब्लिटरेटेड वर्ड का मतलब लिख लो ब्लॉक्ड, लिख लो ब्लॉक्ड, यानी अंदर ल्यूमेन है ही नहीं, पूरी ब्लॉक हो गई, इतना लिग्निन आ गया, क्योंकि इनका काम कोई ट्रांसपोर्टेशन करना नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए दूसरे कंपोनेंट हैं, इनका काम सिर्फ मैकेनिकल स्ट्रेंथ देना है। ठीक है, तो जाइलम एंड फ्लोएम फाइबर्स दोनों मैकेनिकल स्ट्रेंथ देते हैं। तो विच इज द ओनली डेड कंपोनेंट ऑफ फ्लोएम, दैट इज फ्लोएम फाइबर्स, ओनली डेड कंपोनेंट। ठीक है, वरना फ्लोएम में सारे के सारे कंपोनेंट्स कैसे हैं, लिविंग है, जबकि जाइलम की कहानी उल्टी थी, जाइलम में ये सब डेड थे, ये सब डेड थे, सिर्फ एक लिविंग कंपोनेंट है, दैट इज जाइलम पेरेन्काइमा। डन, समझ में आ गया जाइलम फ्लोएम का स्ट्रक्चर। और जैसे है ना यहाँ पर वेसल्स एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ना एंजियोस्पर्म का, वैसे ही फ्लोएम में याद रखना ये जो कंपेनियन सेल्स हैं ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एंजियोस्पर्म का, ये कंपेनियन सेल्स उनमें नहीं होती, किनमें, बाकी जो है टेरिडोफाइट जिम्नोस्पर्म में नहीं होती। कंपेनियन सेल्स आर प्रेजेंट ओनली इन द, ओनली, ये देखो लिखा है कि जिम्नोस्पर्म की खासियत लिखी है कि जिम्नोस्पर्म में पहले तो सीव ट्यूब की जगह सीव सेल्स होती हैं, यानी वो सीव सेल्स इन्यूक्लिएटेड नहीं है, सेल कह रहे हैं हम, वो न्यूक्लिएटेड है, उसके पास खुद का न्यूक्लियस है, खुद के काम खुद कर लेगी, तो उसे कंपेनियन सेल्स की जरूरत ही नहीं है, इसलिए लिखा है कि दे लैक सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल। सीव सेल ना तो सीव ट्यूब की फॉर्म में अरेंज है और ना ही वो इन्यूक्लिएटेड है, तो आप कहेंगे कि जिम्नोस्पर्म में सीव सेल्स तो हैं बट सीव ट्यूब नहीं है, एंड क्योंकि सीव सेल्स न्यूक्लिएटेड हैं तो जिम्नोस्पर्म को कंपेनियन सेल्स की भी नीड नहीं है। तो जिम्नोस्पर्म के पास सीव सेल्स हो गई, फ्लोएम फाइबर्स होते हैं, फ्लोएम पेरेन्काइमा होता है, और एडिशनली एक दूसरे टाइप की सेल्स होती हैं, पता नहीं तुमने ध्यान दिया है या नहीं पढ़ते वक्त, एल्ब्यूमिनस सेल्स। ठीक है, इनकी डिटेल में नहीं जाना, ये कैसी होती हैं, क्या करती हैं, कुछ डिटेल में नहीं जाना, सिर्फ नाम याद रखना है कि जिम्नोस्पर्म में भी फ्लोएम 4 कंपोनेंट्स का बना है। जिम्नोस्पर्म में जाइलम तो 3 ही कंपोनेंट का बना है, बट फ्लोएम 4 कंपोनेंट्स का बना है। एक हो गया सीव सेल, नॉट सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल की जगह लगा दो एल्ब्यूमिनस सेल, और फ्लोएम पेरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर्स। ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। डन, ये देखो लिखा है ना, कंपेनियन सेल्स क्या करती है, कंपेनियन सेल्स आर कनेक्टेड बाय पिट फील्ड्स, द कंपेनियन सेल हेल्प इन मेंटेनिंग द प्रेशर ग्रेडियंट इन द सीव ट्यूब। मतलब ये जो मैंने तुम्हें पूरा समझाया है ना बच्चों जाइलम फ्लोएम, अब तुम इस जाइलम फ्लोएम के पैराग्राफ को एनसीईआरटी से पढ़ना, जिसने मुझसे नहीं पढ़ रखा पहले एनसीईआरटी सीरीज में, तुम्हें वर्ड टू वर्ड ज़्यादातर चीज़ें समझ में आ जाएंगी, फिर भी नहीं आएंगी तो रेफर माई लेक्चर। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन करें। 2023 में क्या क्वेश्चन आया था इसमें से, 2024 में एक क्वेश्चन और था बच्चों, शायद आगे होगा किसी टॉपिक में। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, अगेन स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है। क्या पूछा है, एंडार्क और एक्सार्क पे आया है ये क्वेश्चन। ठीक है, बहुत आसान है, ये भी मैं तुम्हें पढ़ा चुकी हूँ। एंडार्क एक्सार्क क्या होता है, यहीं दे रखा है, देखो जाइलम के जस्ट नीचे। एंडार्क एक्सार्क का मतलब मैंने तुम्हें समझाया था कि तुम 2 डायग्राम्स बना के रख लो। अगर तुम एक्सार्क की बात कर रहे हो तो एक्सार्क कंडीशन तुम्हें मिलती है प्लांट के रूट्स में, और एंडार्क कंडीशन तुम्हें मिलती है प्लांट के स्टेम में। ये मैंने उनका टीएस बनाया है, ट्रांसवर्स सेक्शन बनाया है। अगर मैं रूट का ट्रांसफर सेक्शन लूँ और स्टेम का ट्रांसफर सेक्शन लूँ, तो जब हम उसको ध्यान से माइक्रोस्कोपिकली देखेंगे तो हमें क्या दिखेगा, सुनना, कि ये जो हम जाइलम की बात कर रहे हैं ना बच्चों, अभी फ्लोएम को एक बार भूल जाओ, जो हम जाइलम के पाइप्स की बात कर रहे हैं, तो जाइलम में ना 2 तरह के होते हैं जाइलम भी, एक होता है प्रोटोजाइलम, एक होता है मेटाजाइलम। जब प्लांट बिल्कुल छोटा सा होता है तो उसमें जो ट्रैकिड्स और वेसल्स बनती हैं वो बहुत ही कम डायमीटर की बनती है, क्योंकि प्लांट भी छोटा है, नैरो भी है, सब कुछ नैरो है, तो उसमें ट्रैकिड और वेसल्स मेच्योर से भी नैरो बनती है। ठीक है, तो ऐसे जाइलम को प्रोटोजाइलम कहते हैं। जैसे जैसे प्लांट बड़ा होता जाता है, उसकी विड्थ भी बढ़ती जाती है, लंबाई भी बढ़ती जाती है, तो नया जाइलम बनता है, ट्रैकिड और वेसल्स नए बनते हैं और मोटे डायमीटर के साथ बनते हैं, उसको कहते हैं मेटाजाइलम। इतना सा फर्क है, बिल्कुल सेम है स्ट्रक्चर, पर प्रोटोजाइलम में कंपोनेंट्स नैरो हैं, क्योंकि वो छोटे प्लांट में था, गायब नहीं हुआ प्रोटोजाइलम, जब तक प्लांट मैच्योर हो जाएगा अब प्रोटोजाइलम बना रहेगा, पर प्रोटोजाइलम के साथ साथ मेटाजाइलम और बन जाएगा, कुछ और पाइपलाइंस बन जाएंगी विद ब्रॉड ट्रैकिड्स एंड ब्रॉड वेसल्स। ठीक है,
तो जब आप रूट का सेक्शन लोगे ना, तो रूट के सेक्शन में आपने ध्यान दिया हो तो हम जब भी एनाटॉमी का डायग्राम बनाते हैं जाइलम को ऐसे बनाते हैं, ड्रॉप की तरह बनाते हैं हम जाइलम को, और ड्रॉप में जो पॉइंटेड पार्ट है उसको बाहर की तरफ रखते हैं, क्योंकि ये जो पॉइंटेड पार्ट है ना बच्चों, ये पॉइंटेड पार्ट एक तरह से नैरो जाइलम को बता रहा है, भाई नैरो हो गई ना ड्रॉप, तो ये नैरो जाइलम को बता रहा है। और पॉइंटेड पार्ट, आर्क वर्ड का मतलब होता है प्रोटो, आर्की जैसे हम बोलते हैं ना पुराना पहले का, तो आर्क वर्ड का मतलब है प्रोटो, एक्स यानी एक्सो। तो इसका सिंपली मतलब है कि अगर प्रोटोजाइलम कहाँ है, आउटसाइड है, प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ है, जो छोटी छोटी वेसल्स और ट्रैकिड है वो बाहर की तरफ है, और जो बड़ी बड़ी ट्रैकिड और वेसल्स हैं वो अंदर की तरफ हैं सारे जाइलम के पाइप्स में, तो आप इसे कहेंगे एक्सार्क कंडीशन। रटने की जरूरत नहीं है, एक्सो यानी बाहर, आर्क यानी प्रोटोजाइलम। इफ प्रोटोजाइलम इज आउटसाइड, इफ प्रोटोजाइलम इज टुवर्ड्स पेरीफेरी, तो बट ऑब्वियस मेटाजाइलम कहाँ आ जाएगा, अंदर की तरफ आ जाएगा, तो दिस इज कॉल्ड एक्सार्क कंडीशन। बट अगर आप स्टेम का सेक्शन लोगे तो जस्ट रिवर्स हो जाएगा, जो पाइप प्रोटोजाइलम के बाहर थे अब वो अंदर की तरफ है स्टेम में, और जो पाइप मेटाजाइलम के रूट में अंदर थे अब वो बाहर की तरफ से जा रहे हैं। तो जब मैं स्टेम में इस डायग्राम को बनाऊंगी बच्चों, तो हमेशा ड्रॉप को अंदर की तरफ रखूंगी, ड्रॉप को किस तरफ रखूंगी, अंदर की तरफ रखूंगी, हमेशा ध्यान रखना है ये चीज़ आप लोगों को, ठीक है। अच्छे से पढ़ रखी है एनाटॉमी, उसमें मैंने सब सिखाया है तुम लोगों को। तो अब प्रोटोजाइलम अंदर हो गया और मेटाजाइलम बाहर हो गया, तो व्हाट इज एंडो, मतलब आर्क मतलब प्रोटोजाइलम, एंडो मतलब इनसाइड। अगर प्रोटोजाइलम इनसाइड है तो आप उसे कहेंगे एंडार्क कंडीशन। अब इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना कि यहाँ पर तो ये पूरा का पूरा वैस्कुलर बंडल जाइलम है, क्योंकि हम रूट्स में एक और चीज़ पढ़ते हैं कि रूट्स में रेडियल अरेंजमेंट होता है वैस्कुलर बंडल्स का। कैसा होता है, रेडियल का मतलब एक जाइलम, फिर ऑल्टरनेट पर फ्लोएम, फिर जाइलम, फिर फ्लोएम, फिर जाइलम, फिर फ्लोएम, फिर जाइलम, फिर फ्लोएम। यस और नो, जाइलम फ्लोएम सेम रेडियस पर है क्या, फ्लोएम की अलग रेडियस है, जाइलम की अलग है, फ्लोएम की अलग है, जाइलम की अलग है। दिस इज कॉल्ड रेडियल वैस्कुलर बंडल्स। लेकिन अगर हम स्टेम की बात करें तो स्टेम में आपने पढ़ रखे हैं कॉन्जॉइंट वैस्कुलर बंडल। कॉन्जॉइंट का मतलब एक ही रेडियस पर आधा पाइप जाइलम का है और आधा पाइप फ्लोएम का है। हमेशा जाइलम का पाइप अंदर होता है, फ्लोएम, अगर ये स्टेम का सेंटर है, मान लो ये ऐसे है स्टेम, इस तरफ से देख रही हूँ मैं, तो ये जाइलम का पाइप जा रहा है और बाहर से इसके बाहर ही पैरेलल फ्लोएम का पाइप जा रहा है, और उस जाइलम के पाइप में भी सबसे अंदर प्रोटोजाइलम है, फिर मेटाजाइलम है, फिर फ्लोएम है। तो एंडार्क कंडीशन भी हो गई और कॉन्जॉइंट भी हो गई। कॉन्जॉइंट मतलब ये रहा जाइलम और ये रहा फ्लोएम, ये रहा जाइलम और ये रहा फ्लोएम, ये रहा जाइलम, ये रहा फ्लोएम। बात समझ गए क्या आप लोग? जाइलम फ्लोएम को अलग अलग रेडियस पे मत बनाना, जाइलम फ्लोएम सेम रेडियस पर है बच्चों, दैट इज कॉल्ड कॉन्जॉइंट बंडल्स। तो बहुत बार जब आप इस चैप्टर को पढ़ते हैं तो आप लोग ना एक्सार्क, एंडार्क, रेडियल, कॉन्जॉइंट सबको मिक्स कर देते हैं। ये अलग अलग क्लासिफिकेशन है। पहले आपको वैस्कुलर बंडल का अरेंजमेंट देखना है, रूट्स में आर फॉर रेडियल मिलेगा, स्टेम में कॉन्जॉइंट मिलेगा, लीव्स में भी कॉन्जॉइंट होता है, और फिर आपको ये देखना है कि अब इस रेडियल वैस्कुलर बंडल में जाइलम में प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ है तो एक्सार्क। ये थोड़ा सा आपको ट्रिक बना लेना कि रूट में प्रोटोजाइलम बाहर होता है, स्टेम में प्रोटोजाइलम अंदर होता है, ठीक है, तो गड़बड़ नहीं होगी। मैं उन्हीं पॉइंट्स को स्पेशल फोकस के साथ बता रही हूँ जिन पर क्वेश्चंस आते हैं, वरना एनाटॉमी तो बहुत लंबी है पढ़ने के लिए, एक एक पॉइंट पढ़ने जाओगे तो बहुत टाइम लगेगा समझने में उसको। तो अब तुम बताओ इस क्वेश्चन को मुझे। एंडार्क एंड एक्सार्क आर द टर्म्स ऑफन यूज्ड फॉर डिस्क्राइबिंग द पोजीशन ऑफ सेकेंडरी जाइलम। अब देखो कितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं यहाँ पर, है ना। मैं सोच रही थी कि इसको क्या बताऊं, बट देखो उसी पर क्वेश्चन आ गया कि एक और बात हमें ध्यान रखनी है कि ये जो प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम की बात हम करते हैं ये एक्चुअली प्राइमरी जाइलम के टाइप्स हैं। अब आप कहेंगे मैम प्राइमरी जाइलम क्या है, तो बहुत मैंने कहा ना कि एनाटॉमी को ढंग से पकड़ बनाने के लिए, समझने के लिए इस चैप्टर को पूरा अच्छे से पढ़ना जरूरी है। तो एक्चुअली जो जाइलम है ना बच्चों वो पहले दो तरह का है, एक है प्राइमरी जाइलम, एक है सेकेंडरी जाइलम। यू ऑल नो कि अगर हम एंजियोस्पर्म में डाइकॉट्स की बात करें, मोनोकॉट्स में तो हमेशा एक ही ग्रोथ होती है, बट अगर हम डाइकॉट्स की बात करें तो जब तक डाइकॉट्स की लंबाई बढ़ती है, उनमें ब्रांचिंग होती है, उनमें फ्लावर फ्रूट सब आ रहे हैं, बट विड्थ नहीं बढ़ रही, कोई वुडी ग्रोथ नहीं हो रही, तब तक हम उसे प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं। और जब उस डाइकॉट में वुडी ग्रोथ होने लगती है, स्टेम मोटा होने लगता है, अभी भी ब्रांचिंग होगी, फ्लावरिंग फ्रूटिंग सब होगी, बट अब विड्थ भी क्या हो रही है, बढ़ रही है ना, तो आप उसको कहते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। डाइकॉट्स में पहले प्राइमरी ग्रोथ होती है, फिर सेकेंडरी ग्रोथ होती है। मोनोकॉट्स में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती, उनमें एक ही तरह की ग्रोथ होती है, ठीक है। तो जब बच्चों कोई भी प्लांट प्राइमरी ग्रोथ करता है ना, उस दौरान
जब वो बिल्कुल छोटा सा था तो उसमें प्रोटोजाइलम बना, फिर मेटाजाइलम बना। तो प्रोटो और मेटा को मिलाकर प्राइमरी जाइलम कहते हैं। प्राइमरी जाइलम इज नॉट ओनली प्रोटोजाइलम। प्राइमरी जाइलम जब बन रहा है प्राइमरी ग्रोथ के दौरान तो ये दो तरह से बन रहा है। बिल्कुल शुरुआत में नैरो एलिमेंट्स दैट इज प्रोटोजाइलम, थोड़े देर बाद मतलब थोड़े टाइम बाद थोड़े ब्रॉड एलिमेंट्स दैट इज मेटाजाइलम, पर हैं दोनों प्राइमरी जाइलम के टाइप्स। अब जब प्लांट सेकेंडरी ग्रोथ करने लगता है, विड्थ बढ़ाने लगता है, तो अब विड्थ बढ़ाने के दौरान थोड़ी ना दोबारा से प्रोटोजाइलम बनाएगा, और थोड़ा ना वापस से उसकी हाइट कम हो जाएगी, छोटा सा नन्हा पौधा बन जाएगा, नहीं। अब तो वो ऑलरेडी बड़ा हो चुका है, बस उसे सेकेंडरी ग्रोथ करनी है। और सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान तुम्हें पता होगा नया जाइलम फिर बनता है, क्योंकि आप कहोगे मैम बार बार नया नया जाइलम क्यों बन रहा है? क्योंकि बच्चों जाइलम के जो कंपोनेंट्स हैं, सेम जाइलम फ्लोएम दोनों में ये लॉजिक लगाना है, इनके कंपोनेंट्स ना जैसे जैसे पुराने होते जाते हैं इनके ल्यूमेन ब्लॉक हो जाते हैं। जाइलम में ट्रैकीड्स वेसल्स ब्लॉक हो जाती है, फ्लोएम में सीव ट्यूब्स में कोई ना कोई ब्लॉकेज आ जाता है। जैसे हम होता है ना कि घर की पाइपलाइंस हमें टाइम टू टाइम साफ करनी पड़ती है, तभी उसमें से ड्रेनेज प्रॉपर्ली होगा, और ज़्यादा ही अटकने लग गया तो नई पाइपलाइन डलवानी पड़ेगी। वैसे ही प्लांट में जाइलम फ्लोएम के पाइप्स जैसे जैसे पुराने होते जाते हैं वो ब्लॉक होते जाते हैं, हटते तो नहीं है, वहीं पड़े रहते हैं, पर उनके साथ साथ फिर नए पाइप्स और बनने लग जाते हैं। तो जाइलम फ्लोएम जब तक प्लांट की लाइफ रहेगी तब तक नया बनता रहता है, ठीक है। तो जब तक प्लांट प्राइमरी ग्रोथ कर रहा था, है ना, जब तक उसकी वुडी ग्रोथ शुरू नहीं हुई थी, तब तक बिल्कुल शुरू में जो बनता है एक बार वो प्रोटोजाइलम, और बाद में जितना भी बनता है वो मेटाजाइलम। पर जब प्लांट सेकेंडरी ग्रोथ शुरू कर देता है, तो सेकेंडरी ग्रोथ शुरू करने के बाद प्लांट में पूरा का पूरा बनता है सेकेंडरी जाइलम। सेकेंडरी जाइलम को सेकेंडरी जाइलम ही कहते हैं, उसके कोई प्रोटो मेटा टाइप नहीं है। पर प्राइमरी जाइलम के दो टाइप हैं, प्रोटो एंड मेटा, ठीक है। फिर प्रोटो और मेटा में मैंने तुम्हें बता दिया उनकी पोजीशन के बेसिस पर, अगर प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ है तो एक्सार्क, अगर अंदर की तरफ है तो एंडार्क, ठीक है। बट डू रिमेंबर कि ये दोनों प्राइमरी जाइलम के टाइप हैं, सेकेंडरी के नहीं है। सेम टू सेम क्लासिफिकेशन फ्लोएम का भी है। यहाँ पे मैं स्लैश करके फ्लोएम भी लिख देती हूँ। फ्लोएम की भी यही कहानी है कि प्राइमरी ग्रोथ के दौरान प्राइमरी फ्लोएम, देन सेकेंडरी फ्लोएम, प्राइमरी में प्रोटोफ्लोएम, मेटाफ्लोएम, सेकेंडरी में सिर्फ सेकेंडरी फ्लोएम। बस प्रोटो और मेटाफ्लोएम में कोई एक्सार्क एंडार्क कंडीशन नहीं पढ़नी होती हमें, ठीक है। ये छोटा सा इस तरह का आप कहीं भी लिख कर रख लेंगे जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं हो। तो अब तुम बताओ ये सही है क्या स्टेटमेंट? कह रहा है कि एंडार्क और एक्सार्क कंडीशन जो है ना वो सेकेंडरी जाइलम की पोजीशन को डिस्क्राइब करती है। गलत, क्योंकि एंडार्क एक्सार्क प्राइमरी जाइलम की पोजीशन को करती है, ना कि सेकेंडरी को। प्रोटो और मेटा आर द टाइप्स ऑफ प्राइमरी, नॉट सेकेंडरी, ठीक है। इसमें कह रहा है एक्सार्क कंडीशन इज द मोस्ट कॉमन फीचर ऑफ द रूट सिस्टम। अभी अभी पढ़ा हमने, एक्सार्क कहाँ होगा? रूट में होगा, तो ये बिल्कुल ठीक है। अगेन इनके भी कुछ एक्सेप्शन तो होते हैं, इसलिए मोस्ट कॉमन लिखा है, ओके। तो यहाँ पर हम क्या ऑप्शन टिक करें बच्चों? स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है, स्टेटमेंट 2 करेक्ट है, सो ऑप्शन 2 डन। समझ में आ गया? देखो 2 क्वेश्चंस करवाए अभी तक मैंने तुम्हें, लेकिन लगभग पूरा टिश्यूज को रिवाइज करा दिया। इस सीरीज का यही पर्पज है, ऐसा नहीं कि मैंने क्वेश्चन पढ़ लिया और बता दिया हाँ बच्चों ये सही आंसर है, टिक कर लो। वो तो तुम किसी भी बुक में से कर सकते हो, खुद ही कर सकते हो। उसके पीछे क्या लॉजिक छुपा है वो तुम्हें पता होना चाहिए। उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी चीज़ें एनसीईआरटी में है वो तुम्हें रिवाइज होनी चाहिए थॉरोली, तब तुम्हें पीवाईक्यूज करने का कोई फायदा है। बस पढ़ लिया, रट लिया, टिक कर लिया आंसर, ऐसे पीवाईक्यूज तो कितनी भी बार कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। क्योंकि ऐसा नहीं है ना बच्चों कि अगर ये क्वेश्चन है तो सेम टू सेम रिपीट हो जाएगा। अब एक्सार्क एंडार्क पे किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाए, तुमने पूरा टॉपिक देख लिया, समझ लिया, तो तुम उसे कर पाओगे। बस जरूरत इस बात की है कि तुम उसे फ्रिक्वेंटली रिवाइज करते रहो जब तक तुम्हारा एग्जाम ना हो जाए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, क्योंकि जैसा मैं हमेशा तुम्हें कहती हूँ कि बायो को समझने के बाद रिटेन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 2019 में पूछा है फ्लोएम इन जिम्नोस्पर्म्स। देखो अभी पढ़ा हमने लेक, इनमें से कौन सा कंपोनेंट है जो जिम्नोस्पर्म के फ्लोएम में नहीं होता? ऑप्शंस हैं बोथ सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल। अब तो तुम तुरंत बता दोगे मैम यही आंसर है ना, लेकिन हो सकता है पहले तुम कंफ्यूज होते कि यार जिम्नोस्पर्म में हमने सीव सेल तो पढ़ी है, तो फिर सीव ट्यूब तो होनी चाहिए। बट जैसा मैंने तुम्हें बताया कि सीव सेल्स तो होती हैं जिम्नोस्पर्म में, बट वो इस तरह से रहती हैं, सीव ट्यूब नहीं बनाती। और क्योंकि उनके पास न्यूक्लियस है तो कंपेनियन सेल्स भी नहीं होती। डन, ये तो होती हैं, तो आंसर हो गया ऑप्शन 1, ठीक है। तुम देख रहे हो ना बच्चों, कई टॉपिक्स पढ़ने पर हमें लगता है कि क्या यार ये भी कोई पूछा जाएगा क्या, पर कोई बात नहीं, पढ़ लेते हैं, उन्हीं पर क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो पेपर टफ नहीं है, पेपर इज़ वेरी इजी, पर वो इजी चीज़ें भी तुम पढ़ के गए हो या नहीं ये चेक करना चाहता है एनटीए, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2019 में ही पूछा गया, रीजनरेशन ऑफ डैमेज्ड ग्रोइंग ग्रास फॉलोइंग ग्रेजिंग इज लार्जली ड्यू टू। अच्छा, अब इसके लिए मुझे तुम्हें मेरिस्टम के पास ले जाना पड़ेगा, थोड़ा मेरिस्टम के बारे में समझते हैं। परमानेंट टिश्यू तो हमने लगभग पढ़ लिया, मेरिस्टेमेटिक के कुछ फीचर्स समझो। देखो अब यहाँ पे क्या है ना बच्चों कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की अगर हम बात करें तो मेरिस्टेमेटिक का मतलब क्या बताया मैंने तुम लोगों को, मेरिस्टेमेटिक का मतलब होता है डिवाइडिंग टिश्यू, जिसमें सेल्स लगातार डिवाइड कर रही हैं, यानी सेल साइकिल में G0 में नहीं जा रही, G1S G2M G1S G2M है ना, लगातार डिवाइड करके न्यू सेल्स बना रही हैं। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जहाँ पर भी होगा प्लांट्स में, पहली बात तो हर जगह नहीं है ना, ऐसा थोड़ी ना है कि प्लांट के हर पार्ट में हमेशा डिवीजन चलता रहता है, फिर तो प्लांट पता नहीं कितने लंबे हो जाते, उनकी ग्रोथ कोई रोक ही नहीं पाता। तो कुछ लिमिटेड रीजन्स में नेचर ने मेरिस्टम बनाया है, यानी ऐसा टिश्यू बनाया है जहाँ पे सेल्स डिवाइड करके नए पार्ट्स को रीजनरेट करती रहती है, ठीक है, या कोई पार्ट लॉस्ट हो गया, कुछ भी हो गया तो वहाँ से नए पार्ट्स बनते रहेंगे, ठीक है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहाँ कहाँ होता है, क्योंकि हर जगह तो नहीं होता, तो कहाँ कहाँ होता है उसके बेसिस पर मेरिस्टम का क्लासिफिकेशन है। तो जनरली नेचर ने मेरिस्टम को बनाया है प्लांट के टिप्स पर, चाहे वो रूट टिप हो चाहे वो शूट टिप हो। शूट टिप का मतलब भी ये नहीं कि बस मेन स्टेम के टिप पर, मेन स्टेम से जितनी भी ब्रांचेस निकल रही हैं हर ब्रांच के टिप पर, ब्रांच से ब्रांच निकल रही है तो फिर उस ब्रांच के टिप पर, हर जगह जहाँ भी टिप्स हैं प्लांट के, शूट में और नीचे रूट सिस्टम में, हर जगह टिप्स पर मेरिस्टम आपको मिलेगा। और इस मेरिस्टम को आप कहते हैं अपाइकल मेरिस्टम। क्या कहते हैं बच्चों इसको आप, अपाइकल मेरिस्टम, ठीक है। अपाइकल, जैसे अगर मैं मेरिस्टम का क्लासिफिकेशन हमने अच्छे से पढ़ रखा है चार्ट बनाकर, हम रिवाइज जस्ट कर रहे हैं यहाँ पर, तो एक होता है अपाइकल मेरिस्टम, ठीक है। अपाइकल मेरिस्टम दो जगह है, रूट एपेक्स पर भी है एंड शूट एपेक्स पर भी है। तो रूट अपाइकल मेरिस्टम हो गया, इसका डायग्राम ये रहा। अब ये भी देखो रूट का इतना बड़ा एरिया में पूरा मेरिस्टम नहीं है बच्चों, वैसे तो इस पर डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन अभी तक नहीं आया, बट क्या पता आ जाए, तो मैं ये डायग्राम भी बच्चों को बहुत अच्छे से बताती हूँ कि इसकी लेबलिंग्स तुम ध्यान से देख लो। हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि अगर हमने रीजन्स ऑफ रूट पढ़ा था मॉर्फोलॉजी में, तो हम बोलते हैं ना यहाँ पर एक मेरिस्टेमेटिक जोन होता है, तो ये बस जो डॉटेड एरिया बनाया है ना बच्चों, दिस इज ओनली द मेरिस्टेमेटिक सेल्स। इतनी मेरिस्टेमेटिक सेल्स इनफ है बाकी सब पार्ट्स को बनाने के लिए, ठीक है। इन मेरिस्टेमेटिक सेल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जो थिम्बल शेप स्ट्रक्चर तुम्हें दिख रहा है, याद है, ये परमानेंट टिश्यू का बना हुआ है, दिस इज रूट कैप, पढ़ा था हमने। इस मेरिस्टम से जो सेल्स बनेंगी वो ऊपर की तरफ ऐड होती जाएंगी और फिर बनेगा जोन ऑफ इलोंगेशन, फिर ऊपर बनेगा मैच्योरेशन जिसमें रूट हेयर वगैरह होंगे, वो सब नहीं दिखाया है यहाँ पे। यहाँ आपको ये दिखाया है कि ये जो मेरिस्टम है इससे नई सेल्स बनती जा रही हैं, ऐड होती जा रही हैं। अब नई सेल्स जो बन रही हैं शुरू में तो सब एक जैसी थी, बट धीरे धीरे उन्हें डिफ्रेंशिएट होना पड़ेगा ना। जब आप इस टॉपिक के बाद रूट की एनाटमी पढ़ते हो बच्चों, तो रूट की एनाटमी में आप याद करो, आप पढ़ते हो सबसे बाहर एपिडर्मिस की लेयर होती है, हाइपोडर्मिस तो होती नहीं है रूट्स में, फिर उसके बाद कॉर्टेक्स का जोन होता है, फिर एक एंडोडर्मिस की लेयर होती है, फिर पेरीसाइकल होता है, फिर जाइलम फ्लोएम के बंडल्स होते हैं और सेंटर में पिथ होता है। तो ये आप किस बेसिस पर बोलते हो, हैं तो सारी सेल्स, फिर आपने किस बेसिस पर उनको ऐसे लेयर्स में डिवाइड किया, क्योंकि हर लेयर की सेल्स एक दूसरे से अलग हैं, वो मेच्योर हैं, डिफरेंशिएट हो गई हैं। एपिडर्मिस की सेल्स की कुछ और खासियत है, कॉर्टेक्स की सेल्स में अलग तरह के मॉडिफिकेशन हो गए हैं, एंडोडर्मिस की सेल्स में अलग तरह के मॉडिफिकेशंस हो गए हैं, है ना। तो जितने भी ये सेल्स की लेयर्स बन रही हैं वो सब मेरिस्टम नहीं बनाया है बच्चों। तो जैसे जैसे मेरिस्टम से नई सेल्स बनती जाती हैं वो डिफरेंशिएट होती जाती हैं, और डिफरेंशिएट शुरू में जब वो डिफरेंशिएट होती है ना, तो वो 3 तरह के टिश्यूज़ में डिफरेंशिएट होती हैं। ये जो आपको सबसे बाहर की तरफ दिख रहा है, मैं इसको ग्रीन कर देती हूँ, ये जो आपको एक बाहर की तरफ लेयर दिख रही है पूरी, ये जो एक लेयर दिख रही है दिस वन, ये तो रूट कैप का एरिया है, इसको नहीं लेना है ना। ये लेयर का नाम लिखा हुआ है प्रोटोडर्म, यानी ये आगे जाकर एपिडर्मिस बनाएगी। अभी इसका नाम प्रोटोडर्म है, प्रोटोडर्म यानी डर्मिस यानी एपिडर्मिस बनाने वाली लेयर, तो दैट इज प्रोटोडर्म। फिर प्रोटोडर्म के अंदर आपको जो जोन दिख रहा है इसको हम कर देते हैं रेड, ये वाला जो जोन आपको दिख रहा है ना, ये है कॉर्टेक्स, ये है कॉर्टेक्स जो जनरल कॉर्टेक्स होता है, ठीक है। ये देखो यहाँ भी ग्रीन कलर का पैरेन्काइमा दिखाया, मतलब ग्रीन नहीं होता, रूट की बात है तो उसमें बना दिया, रूट्स ग्रीन नहीं होती, पैरेन्काइमा, यहाँ भी पैरेन्काइमा है, यहाँ भी पैरेन्काइमा है। फिर अंदर धीरे धीरे डिफरेंशिएट होती जाएंगी सेल्स। अभी आप यूँ समझ लो कि ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं और लेटर ऑन ये डिफरेंशिएट होंगी, अभी तुम्हें डिफरेंशिएट होती नहीं दिखाई है, ठीक है। और कॉर्टेक्स के अलावा अंदर जितना भी टिश्यू तुम देखते हो ना बच्चों, जो भी लेयर्स बनती हैं अंदर की, पेरीसाइकल बनता है, जाइलम फ्लोएम बनता है, पिथ बनता है, वॉट एवर जो भी बनता है, वो सब अभी शुरू में कहलाता है बच्चों सेंट्रल सिलेंडर।
ये जो पूरा का पूरा जोन है, ये पूरा अंदर जोन है, ये हॉलो नहीं है, सब में सेल्स हैं, ये है सेंट्रल सिलेंडर, इससे बाकी की लेयर्स बनेंगी, ठीक है। तो बाई चांस, वैसे चांसेस कम है बट बाई चांस अगर तुमसे पूछ लें ये लेबलिंग्स, तो यू हैव टू रिमेंबर कि मेरिस्टम से 3 तरह के जोन में सेल्स डिफरेंशिएट हो गई हैं। सबसे बाहर प्रोटोडर्म की लेयर है, उसके अंदर कॉर्टेक्स की लेयर, और सबसे बीच में सेंट्रल सिलेंडर है, और सबसे अलग अलग सेल्स बनती जाएंगी, अलग अलग लेयर्स बनती जाएंगी, ठीक है। ये नीचे रूट कैप है, उसमें भी आपको दिखाया है कि दीज आर द इनिशियल्स ऑफ रूट कैप जो मेच्योर हो जाएंगे, दीज आर द इनिशियल्स ऑफ सेंट्रल सिलेंडर एंड कॉर्टेक्स जो लेटर ऑन डिफरेंशिएट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया अपाइकल मेरिस्टम रूट का। ऐसे ही अगर तुम किसी भी शूट या ब्रांच के टिप को देखोगे, ये पूरा टिप वाला पार्ट तुम्हें दिखाया है, तो यहाँ पर आपको क्या दिखेगा, देखो ये जो डॉटेड सेल्स आपको दिख रही है ना, दीज आर द शूट अपाइकल मेरिस्टम। इतना सा मेरिस्टम है। अब इस मेरिस्टम से अगेन वही सेल्स बनती जाएंगी, डिफरेंशिएट होती जाएंगी और पूरा प्लांट बनता जाएगा। अब देखो जैसे आप इमेजिन करो कि ये पहले एक ही ब्रांच थी, ठीक है, अब ये एक ही ब्रांच थी, तो इसमें ये देखो ये नई ब्रांच निकलती हुई दिख रही है आपको। तो ये ब्रांच कैसे निकली, हमेशा ध्यान रखना, जब भी कोई शूट ब्रांचिंग करता है तो ब्रांच के एक्सेस पर आपको कुछ एक्सिलरी बर्ड्स मिलती हैं। हम पढ़ते हैं मॉर्फोलॉजी में, कई जगह बताई थी मैंने तुमको एक्सिलरी बर्ड्स। तो ये एक्सिलरी बर्ड्स भी क्या होती हैं बच्चों, इसी का रिमेन होती हैं। ये एक तरह की मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। एक्सिलरी बर्ड्स के बारे में मैंने तुम्हें बताया था मॉर्फोलॉजी में कि दीज एक्सिलरी बर्ड्स लेटर ऑन मे फॉर्म अ ब्रांच, हो सकता है इनसे एक नई ब्रांच निकल जाए, हो सकता है इनसे लीव्स बन जाए, हो सकता है इनसे फ्लावर बन जाए, कुछ भी बन सकता है, क्योंकि ये अभी मेरिस्टेमेटिक हैं। क्योंकि अगर तुम सोचो, अगर ये पूरा मेरिस्टम ऊपर चला जाता, यहाँ मेरिस्टम चला जाता, तो फिर यहाँ पे ब्रांचिंग करने के लिए या नई ब्रांचेस बनाने के लिए तो कुछ रहता ही नहीं। तो इसलिए नेचर मेरिस्टम को शूट के केस में बीच बीच में छोड़ती जाती है इन द फॉर्म ऑफ एक्सिलरी बड्स, ठीक है। तो एक्सिलरी बड भी एक तरह का मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही है, डू रिमेंबर दिस, ओके। फिर ये इससे वैस्कुलर टिश्यू डिफरेंशिएट होता दिखाया, ग्रीन कलर से दिखा दिया उन्होंने, कॉम्प्लेक्स जाइलम फ्लोएम, हालांकि ग्रीन होता नहीं है, ठीक है। ये यहाँ दिखा दिया कि ये डिफरेंशिएट हो रहा है लीफ प्राइमोर्डियम में, यानी अब यहाँ पर लीव्स बनेंगी। तो ऐसे करके अलग अलग, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बट यहाँ आपको छोड़ के नहीं जाना, कुछ भी टर्म्स पता होनी चाहिए एक बार को आपको, ठीक है। तो मैं आपको कह रही हूँ कि ये जो दोनों आपने देखे, दीज आर द रूट एंड शूट अपाइकल मेरिस्टम। अब एक प्लांट में वापस आ जाओ जहाँ हम थे, ये तो आगे हम काफ़ी डिटेल में चले गए थे। मैं आपको कह रही हूँ कि एक प्लांट में हर जगह मेरिस्टम नहीं है, कुछ लिमिटेड पोजीशंस पे ही मेरिस्टम है। तो कहाँ कहाँ देखा अभी तक हमने मेरिस्टम, एक तो शूट या सभी ब्रांचेस की टिप्स पर, और नीचे जो रूट सिस्टम है हर रूट की टिप पर, ठीक है। ये तो हो गया अपाइकल मेरिस्टम। क्या और भी कहीं प्लांट में मेरिस्टम है क्या? एक्सिलरी बड तो अपाइकल का ही पार्ट है, ठीक है। क्या और भी कहीं मेरिस्टम है क्या? हाँ है। कहाँ होता है मेरिस्टम? सुनना कि जो जैसे जस्ट इमेजिन करो कि अगर किसी प्लांट में हमें जब नोड्स दिखती है ना स्टेम पर, कुछ बीच बीच में सॉलन रीजन्स दिखते हैं, नोड्स फूले हुए से, वहीं से जनरली आप देखना ब्रांचेस निकलती हैं, वहीं एक्सिलरी बड्स होती हैं। तो उन नोड्स पर भी बच्चों, उन नोड्स पर भी मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं। एक्सिलरी बड में तो होती हैं, उन नोड्स पर भी होती हैं। उस पर जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं ना, उसको कहते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टम। बीच बीच में जैसे जैसे स्टेम लंबा होता जाता है, तो स्टेम के लंबे होने के साथ साथ बीच बीच में थोड़े से मेरिस्टेमेटिक जोन रह जाते हैं, दैट इज कॉल्ड इंटरकैलरी मेरिस्टम। और वो इसलिए होते हैं कि अगर किसी वजह से प्लांट के टिप्स डैमेज हो जाएं, तो ऐसा नहीं हो कि प्लांट के पास ग्रो करने का चांस ही ना रहे। आप देखो जो ग्रेजिंग कैटल्स हैं, जो ये सब खाते हैं, पेड़ पौधे खाते हैं, ग्रेज जो कैटल्स हैं, तो वो टिप्स वगैरह खा जाते हैं, कुछ दिनों बाद फिर प्लांट वापस ग्रो कर जाता है। तो अगर सिर्फ टिप्स पे मेरिस्टम होता तो फिर प्लांट ग्रो कैसे करता? क्योंकि प्लांट टिप्स पर मेरिस्टम के साथ साथ बीच बीच में भी मेरिस्टम छोड़ता चलता है, दैट इज इंटरकैलरी मेरिस्टम। और अगर किसी वजह से भी टिप्स डैमेज हो जाएं, तो वो कौन सा पार्ट है जो प्लांट को रीजनरेट करेगा? इंटरकैलरी मेरिस्टम, जिस पर अभी हमने क्वेश्चन देखा, जा रहे हैं हम उस पर, ठीक है। क्या इसके अलावा और कहीं मेरिस्टम भी होता है क्या? अब ध्यान से सुनना, जो तीसरा मेरिस्टम है ना बच्चों, जो तीसरा मेरिस्टम है उसको कहते हैं लेटरल मेरिस्टम। क्या कहते हैं उसको हम? लेटरल मेरिस्टम। और लेटरल का मतलब ऐसे नहीं कि प्लांट में बाहर की तरफ लेटरली आपको ये मिलेगा, ये लेटरल मेरिस्टम है कैम्बियम। आपने कैम्बियम का नाम पढ़ा है ना, लेटरल मेरिस्टम का एग्जाम्पल है बच्चों कैम्बियम। और कैम्बियम को आप तब पढ़ते हो जब आप सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में पढ़ते हो। अब अगेन सेकेंडरी ग्रोथ आपके कोड से हट गया, बट कैम्बियम की इतनी बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए कि मान लो मैं एक प्लांट का सेक्शन लूँ, ठीक है, तो उस प्लांट के सेक्शन में जहाँ पर अंदर जाइलम फ्लोएम के पाइप है ना बच्चों, इतना अंदर जाना है हमें, बाहर की लेयर्स में नहीं, जहाँ अंदर जाइलम फ्लोएम के पाइप्स हैं, उन पाइप्स के आसपास कुछ मेरिस्टेमेटिक लेयर्स होती हैं जिनको बोलते हैं कैम्बियम या लेटरल मेरिस्टम। वो
अभी डिवाइड नहीं करती हैं, वो डिवाइडिंग है लेकिन वो इनएक्टिव पड़ी रहती हैं और सिर्फ तब एक्टिव होती हैं जब प्लांट को सेकेंडरी ग्रोथ करनी होती है, जब स्टेम को विड्थ बढ़ानी होती है, तब वो कैम्बियम एक्टिव होता है और नए नए टिश्यूज बनाना स्टार्ट करता है। तो लेटरल मेरिस्टम प्लांट में इंटरनली, लेटरली इसलिए क्योंकि वो जाइलम फ्लोएम के पाइप्स में लेटरली प्रेजेंट होता है, उसको कहते हैं लेटरल मेरिस्टम। ठीक है, तो मुझे ज़रा एक बात बताओ कि क्या मैं ऐसा कह सकती हूँ कि ये जो दोनों मेरिस्टम हैं, ये दोनों तो है प्राइमरी मेरिस्टम, और जो कैम्बियम है ये है बच्चों सेकेंडरी मेरिस्टम, क्योंकि कैम्बियम सिर्फ कब हेल्प करेगा प्लांट को सेकेंडरी ग्रोथ में, और बाकी जब तक प्लांट की लंबाई बढ़ रही है, ब्रांचिंग हो रही है, जो भी ग्रोथ हो रही है वो इन दोनों मेरिस्टम की वजह से हो रही है। तो दीज आर द प्राइमरी मेरिस्टम। ठीक है, दीज आर द प्राइमरी मेरिस्टम। ओके, एंड क्या मैं ऐसा कह सकती हूँ कि प्राइमरी मेरिस्टम तो मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स दोनों में होगा, मोनोकॉट्स में भी होगा और डाइकॉट्स में भी होगा, क्योंकि प्राइमरी ग्रोथ तो सभी करते हैं, लेकिन सेकेंडरी मेरिस्टम ओनली इन डाइकॉट्स होता है। अगर मोनोकॉट्स के पास भी नेचर ने अंदर जाइलम फ्लोएम के पास कैम्बियम बनाया होता तो मोनोकॉट्स भी सेकेंडरी ग्रोथ कर लेते, बट नहीं। क्या रीज़न है वाई मोनोकॉट्स कैन नॉट डू सेकेंडरी ग्रोथ? उसका रीज़न यही है बच्चों, दैट इज एब्सेंस ऑफ कैम्बियम। मोनोकॉट्स में ये तीसरे तरह का मेरिस्टम होता ही नहीं है, ये तीसरे तरह का मेरिस्टम सिर्फ डाइकॉट्स में है, दैट इज लेटरल मेरिस्टम, जिसको आप कैम्बियम बोलते हैं, और इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बेस है। मतलब मैं तुम्हें ये सारी चीज़ें तुम पढ़ चुके होंगे, मैं तो यही मान के चल रही हूँ तुम यहाँ रिवीजन करने आए हो। ठीक है, पहली बार पढ़ रहे हो तो मुझे नहीं लगता कि मतलब उतना डिटेल में तुम समझ पा रहे होंगे जितना मैं कन्वे करना चाह रही हूँ। तो मैं इस तरह से इसलिए तुम्हें बता रही हूँ, पढ़ने को तो हम सब कुछ पढ़ चुके, बट जब हम कोरिलेट करने बैठते हैं, जब हम रिवीजन करने बैठते हैं ना चीज़ों का, तो हमें इस तरह से एक अलग एंगल बना के चीज़ों को पढ़ना चाहिए कि हमें सब कुछ समझ में आ जाए कि यार अच्छा कौन सी चीज़ कहाँ से कनेक्टेड है। जब आपको पूरे चैप्टर की नॉलेज हो चुकी है तो अब उस चैप्टर में जितनी भी कनेक्टेड चीज़ें हैं वो आपके ब्रेन में कनेक्ट करनी चाहिए, दैट इज़ कॉल्ड होल्ड ऑन द कॉन्सेप्ट। और जब इतना होल्ड तुम्हारा हो जाएगा तो तुम्हारे क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। ठीक है, क्लियर। एंड होपफुली अब तक तुमने ये तीसरी सीरीज़ है मेरी जो यूट्यूब चैनल पर मैं तुम्हारे लिए फ्री ऑफ कॉस्ट चला रही हूँ, जिसमें पहले हमने एनसीईआरटी को डिटेल में पढ़ा, फिर हमने एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस में दोबारा जो आपके 32 चैप्टर्स हैं सबको एक एक 1 बाय 1 उनके क्वेश्चंस किए खूब सारे, और फिर हम अब इस तीसरी सीरीज़ में PYQs एंड रिवीजन कर रहे हैं। तो जो बच्चों ने तीनों सीरीज़ मेरी फॉलो कर ली हैं अब तक, मुझे लगता है जिस तरह से मैं तुम्हें समझाती हूँ वो पैटर्न तुम्हें भी समझ में आ गया होगा और तुम्हारा दिमाग भी अब इस अकॉर्डिंग चीज़ों को सोचने लगा होगा, तभी ये मेरी मेहनत सफल होगी। ठीक है, क्लियर। चलिए तो देखें ज़रा, तो क्लासिफिकेशन समझ में आ गया ना आप लोगों को। ये देखो इस पर क्वेश्चन बना था, ये लिख रहा है इंटर कैलोरी के बारे में, कहाँ गया, ये रहा इंटर कैलोरी के, ये एक्सिलरी बड के बारे में लिखा है। व्हाट इज एक्सिलरी बड? सम सेल्स लेफ्ट बिहाइंड फ्रॉम शूट अपाइकल मेरिस्टम, दैट इज एक्सिलरी बड। क्या फंक्शन होता है इनका? ये बर्ड्स आगे, ये बर्ड्स एक्सिल ऑफ लीव्स में मिलेंगी आपको, एंड दे आर केपेबल ऑफ फॉर्मिंग ईदर अ ब्रांच और अ फ्लावर। आगे जाके ये फ्लावर भी बना सकती है, नई ब्रांच भी बना सकती है। देन व्हाट इज इंटरकैलोरी मेरिस्टम? ग्रासेस में या किसी में भी ये रीजनरेट करता है उन पार्ट्स को जो जनरली ग्रेजिंग हर्बीवोर्स रिमूव करते हैं, या किसी भी वजह से अगर प्लांट के टिप्स डैमेज हो जाएं तो इंटरकैलोरी मेरिस्टम उसे रीजनरेट करेगा। ठीक है, क्लियर है क्या? तो यही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा मेरिस्टम इसको करेगा। जल्दीबाजी में लेटरल मेरिस्टम मत कर देना, ठीक है। आंसर होगा इंटरकैलोरी। मैंने देखा है कई सारे बच्चे ना इंटरकैलोरी और लेटरल को सेम समझ जाते हैं। अभी मैंने चार्ट बनाया था, अलग अलग है। इंटरकैलोरी प्राइमरी ग्रोथ करवाता है, लेटरल मेरिस्टम सेकेंडरी ग्रोथ करवाता है, बिल्कुल अलग है, कोई सिमिलैरिटी नहीं है दोनों में। ठीक है, क्लियर। ये देखो लेटरल और सेकेंडरी एक ही बात है, दो अलग अलग ऑप्शन में दिया है बट दिस इज द सेम थिंग। लेटरल मेरिस्टम को कैम्बियम भी कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। क्या पूछा है इस क्वेश्चन में तुमसे? 2014 में पूछा गया ये क्वेश्चन। ट्रैकीड्स डिफर फ्रॉम अदर ट्रैकियरी एलिमेंट। ट्रैकियरी एलिमेंट क्या होता है? देखो कितना मिलता जुलता नाम है, ट्रैकीड और ट्रैकियरी एलिमेंट। लिख लो तुम्हारी बुक में। ट्रैकीड्स तो हमने अभी पढ़ाई था क्या होता है, और ट्रैकीड और वेसल्स दोनों को मिलाकर कहते हैं बच्चों ट्रैकियरी एलिमेंट्स। इन दोनों को मिलाकर कहते हैं ट्रैकियरी एलिमेंट्स, ध्यान रखना। मिलाकर क्या कहते हैं? ट्रैकियरी एलिमेंट्स। तो ये बोल रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि ट्रैकीड्स डिफर फ्रॉम अदर ट्रैकियरी एलिमेंट्स, यानी एक तरह वेसल की बात हो रही है। ट्रैकीड डिफर फ्रॉम वेसल्स इन। अब इस तरह के क्वेश्चन में एक और कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि ट्रैकीड्स का फीचर चुने मैम या वेसल्स का चुने, है ना।
तो अगर हिंदी वर्जन अवेलेबल है वहाँ देख लेना, शायद तुम्हें कोई हिंट मिल जाए, वरना खुद लॉजिक लगाओ कि ट्रैकीड डिफर करती हैं वेसल्स से, तो बट ऑब्वियस ट्रैकीड का फीचर चुनोगे ना तुम, उसको हिंदी ट्रांसलेट करके देख लो, ठीक है। सो ट्रैकीड डिफर करती हैं वेसल से, क्योंकि ट्रैकीड्स के पास इनमें से क्या है, ट्रैकीड्स में कैस्पेरियन स्ट्रिप्स है, ऐसा कुछ हमने नहीं पढ़ा अभी तक। बीइंग इम्परफोरेटेड, इस पे अभी मैं क्वेश्चन मार्क लगा रही हूँ, बताती हूँ। लैकिंग न्यूक्लियस, दोनों ही डेड हैं, दोनों में ही न्यूक्लियस नहीं है। बीइंग लिग्निफाइड, दोनों ही लिग्निफाइड हैं, तो ये भी डिफरेंस नहीं है। तो बचा अब ये क्या है भाई, इम्परफोरेशन। जो मैं तुम्हें यहाँ डायग्राम दिखा रही थी बच्चों, उसमें मैंने तुम्हें कहा था कि वेसल्स के ब्लंट एंड्स होते हैं। तो अगर मैं एक वेसल को ड्रॉ करूं तो हमेशा ध्यान रखना, ये जो ब्लंट एंड्स होते हैं, अगर ये पूरा ऐसे लिग्निन की लेयर लगा देती मैं इन पर, और फिर इसके ऊपर एक और वेसल बना देती, तो क्या एक वेसल से पानी दूसरी वेसल में जा पाता? नहीं। तो बहुत ज़रूरी है कि जब यहाँ लिग्निन का डिपोजिशन होता है तो कुछ पोर्स, परफोरेशंस छोड़ दिए जाएं, जिनसे पानी इजीली दूसरी वेसल में चला जाए। तो वेसल्स में जितने भी एंड्स हैं, इनके जो ब्लंट एंड्स हैं, उन सब में परफोरेशंस प्रेजेंट होते हैं। ट्रैकीड्स जब एक दूसरे से कनेक्टेड होती है ना, ऐसे ट्रैकीड एक के ऊपर एक होती है, तो इनमें पिट्स होते हैं, यहाँ पर पिट्स के थ्रू पानी इजीली चला जाता है, और यहाँ बाकायदा बहुत अच्छे खासे से परफोरेशंस तुम्हें दिखते हैं, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड इम्परफोरेटेड। यहाँ कहीं लिखा हुआ भी है, तुम देख लेना, वेसल्स में लिखा हुआ है कि वेसल्स हैव इम्परफोरेशंस, ठीक है। पानी भी मुझे दिख नहीं रहा है, कहाँ है, देख लेना, दे रखा है इसमें एनसीईआरटी में, ओके। तो आंसर क्या हो जाएगा, इम्परफोरेट, ठीक है। हाँ, ट्रैकीड्स डिफर फ्रॉम अदर वेसल्स इन बीइंग इम्परफोरेट। ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया ना लैंग्वेज देखा जाए तो, क्योंकि यहाँ पर इम्परफोरेट होना वेसल्स का फीचर है, ना कि ट्रैकीड का। देखो अब अगेन यहाँ पे देखा जाए तो बिल्कुल यहाँ लैंग्वेज मिस्टेक है, बिकॉज ट्रैकीड डिफर फ्रॉम वेसल्स इन बीइंग इम्परफोरेट थोड़ी ना, वेसल्स आर इम्परफोरेटेड, ट्रैकीड्स हैव पिट्स। वेसल्स में भी पिट्स होते हैं, बट इम्परफोरेशन वर्ड जो हम यूज करते हैं वो वेसल्स के लिए करते हैं। देखो मैं तुम्हें दिखा भी देती हूँ, रुको एक मिनट जरा, सो तुम्हें एकदम ये रहा, वेसल मेंबर्स आर इंटरकनेक्टेड थ्रू परफोरेशंस इन देयर कॉमन वॉल। तो वेसल्स आर द कॉम्पोनेंट विच आर इम्परफोरेटेड, ना कि बच्चों ट्रैकीड। बट क्योंकि इस पूरे क्वेश्चन में एक ही सही ऑप्शन है, तो वी हैव टू गो विद दिस। इस तरह के क्वेश्चन में छोड़ के मत आ जाना कि ठीक है बोनस मिल जाएगा, गलती है, लैंग्वेज मिस्टेक है। अगर एक ही सही ऑप्शन है तो आपको वो टिक करना है, क्योंकि आपने देखा है एनटीए फिर उसको सही मान लेता है, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये इसमें जो कैस्पेरियन स्ट्रिप वर्ड आया था ना बच्चों, ये अभी आगे एनाटमी वाला टॉपिक, इसमें टिश्यू सिस्टम वाला टॉपिक आएगा, उसमें बताऊंगी क्या होता है। नेक्स्ट 2013 का क्वेश्चन है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन गर्थ ऑफ द ट्रंक। अब गर्थ वर्ड का मतलब जिस बच्चे को नहीं पता उससे क्वेश्चन नहीं होगा। यहाँ पे गर्थ विड्थ को कहते हैं, ठीक है। सेकेंडरी ग्रोथ की डेफिनेशन है इंक्रीज इन विड्थ या इंक्रीज इन गर्थ, मोटाई बढ़ना, ठीक है। तो मोटाई बढ़ रही है यानी किसकी बात हो रही है, सेकेंडरी मेरिस्टम की। तो सेकेंडरी मेरिस्टम कौन है इनमें से, ये रहा लेटरल मेरिस्टम, ऑप्शन 2। इंटरकैलरी प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, अपाइकल भी प्राइमरी है, ये फेलोजन क्या है बच्चों। अब तुम सेकेंडरी ग्रोथ डिटेल में नहीं पढ़ते ना, वरना जो कैम्बियम में भी कई टाइप्स होते हैं, उनमें से एक बाहर की तरफ कॉर्क कैम्बियम बनता है, जो कॉर्क की लेयर बनाता है, उसको फेलोजन कहते हैं, ठीक है। बट अभी तुम मत जाओ उसकी डिटेल में, अब हट गया है कोर्स से, तो मुझे नहीं लगता ये टर्म भी आएगी तुम्हारे। नेक्स्ट 2012 में पूछा गया, जिम्नोस्पर्म आर ऑल्सो कॉल्ड सॉफ्ट वुड स्पर्मेटोफाइट। ये नया वर्ड है क्या तुम्हारे लिए, स्पर्मेटोफाइट। मैंने तुम्हें बता रखा है प्लांट्स में स्पर्म वर्ड सीड्स के लिए आता है। वो सभी प्लांट जिनमें सीड्स होते हैं उनको स्पर्मेटोफाइट कहते हैं, और सीड्स दो ही प्लांट्स बनाते हैं, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। दोनों के नाम में स्पर्म आ रहा है क्योंकि जिम्नोस्पर्म में नेकेड सीड्स हैं, एंजियोस्पर्म में कवर्ड सीड्स हैं, ठीक है। तो स्पर्मेटोफाइटा इन दोनों को कहते हैं। तो ये कह रहा है कि जिम्नोस्पर्म सॉफ्ट वुड स्पर्मेटोफाइटा क्यों है, मतलब सॉफ्टवुड और हार्डवुड क्या होता है बच्चों, मैंने तुम्हें बताया था ना, जिम्नोस्पर्म में वेसल्स नहीं होती, तो जिम्नोस्पर्म के जाइलम, वुड जो है वो जाइलम से मिलता है। अगेन ये भी वही सेकेंडरी ग्रोथ का पार्ट है। सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान हम पढ़ते हैं कि हम किसी भी प्लांट से जो वुड निकालते हैं वो वुड एक्चुअली जाइलम है, जो जाइलम पुराना होता गया, लिग्निफाइड होता गया, उससे वुड बनती है, ठीक है। तो जैसे आप माचिस की तीली यूज़ करते हैं हम, वो कितना सॉफ्ट वुड होता है, आपने कभी नोटिस किया है। वो इसलिए सॉफ्ट है क्योंकि बच्चों माचिस की जो तीली है वो जिम्नोस्पर्म की वुड से बनती है। जिम्नोस्पर्म की वुड सॉफ्ट इसलिए होती है क्योंकि जिम्नोस्पर्म के जाइलम में वेसल्स नहीं होती, एक लिग्निफाइड कंपोनेंट कम हो गया, सिर्फ ट्रैकीड्स हैं, जाइलम पेरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स हैं, तो वहाँ पे सॉफ्ट वुड होगी। जबकि एंजियोस्पर्म की वुड कंपैरेटिवली हार्ड है, टफ है ना,
इसलिए उसको फर्नीचर वगैरह बनाने में यूज़ करते हैं। जिम्नोस्पर्म से भी बनता है फर्नीचर, ऐसा नहीं है, बट जिम्नोस्पर्म की वुड को सॉफ्ट वुड कहते हैं, जबकि एंजियोस्पर्म में हार्ड वुड होती है। ठीक है, तो ये बोल रहा है क्यों ये सॉफ्ट वुड है, बिकॉज दे लैक, उनमें क्या नहीं होता, तो उनमें आ गया, वाह ऑप्शन में ही नहीं दिया इन्होंने, 2012 का क्वेश्चन है। कैम्बियम तो हटा दो, जिम्नोस्पर्म में वैसे कैम्बियम होता है बच्चों, जिम्नोस्पर्म भी सेकेंडरी ग्रोथ करते हैं। जो बड़े बड़े ट्रीज हैं, पाइनस, कॉनिफर्स, उनमें आपने देखा है स्टेम, मैंने फोटोग्राफ्स दिखा रखे हैं आपको प्लांट किंगडम में पढ़ाते वक्त। ठीक है, तो ध्यान रखना जिम्नोस्पर्म भी सेकेंडरी ग्रोथ करते हैं, उनके पास भी कैम्बियम होता है, तो हटा दो। कह रहा है जिम्नोस्पर्म लैक फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम का वुड से कोई रिलेशन ही नहीं है। अब बचा थिक वॉल ट्रैकिड्स, वाह थिक वॉल ट्रैकिड्स, और एक बचा जाइलम फाइबर। अब यहाँ पर हमें अगेन, वैसे तो जनरली बच्चों इस तरह के क्वेश्चन में ना आपको आप कहीं भी पढ़ोगे ना तो यही रीज़न मिलेगा कि जिम्नोस्पर्म की वुड को सॉफ्ट वुड इसलिए कहते हैं क्योंकि उसके पास वेसल्स नहीं होती। अब यहाँ पर इन्होंने दिया ही नहीं ऑप्शन में वेसल्स और हमें उलझा दिया। कह रहा है कि उनमें थिक वॉल ट्रैकिड्स नहीं होती या जाइलम फाइबर्स नहीं होते, तो ये ऑप्शन तो मैं हटा रही हूँ क्योंकि जाइलम फाइबर तो उनमें होते हैं। इसमें मैं थोड़ा सा लॉजिकली इसके साथ जा सकती हूँ कि जिम्नोस्पर्म की वुड इसलिए भी सॉफ्ट वुड हो सकती है कि उसमें ट्रैकिड्स हैं तो सही, बट ट्रैकिड्स पे लिग्निन का डिपोजिशन ज़्यादा नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली हार्ड कौन बना रहा है वुड को, लिग्निन। तो अगर ट्रैकिड की वॉल थिक वॉल्ड नहीं है, अगर ट्रैकिड तो है बट वो थिन वॉल्ड है, तो वो भी सॉफ्ट वुड होगी। ठीक है, तो सॉफ्ट वुड के आप दो रीजंस याद रखेंगे, एक तो एब्सेंस ऑफ वेसल्स, एंड दूसरा एब्सेंस ऑफ थिक वॉल्ड ट्रैकिड्स, क्योंकि ये आया हुआ है क्वेश्चन, एब्सेंस ऑफ थिक वॉल्ड ट्रैकिड्स। ठीक है, तो इसीलिए बोलते हैं कि किसी भी टॉपिक को थोड़ा लॉजिकली पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि वी नेवर नो कि किस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाए। अगर हमें कॉन्सेप्ट पता होगा ना, रट रखा है हमने कि सॉफ्ट वुड इसलिए क्योंकि वेसल नहीं होती, बट कॉन्सेप्ट पता है कि यार इसलिए वेसल्स को चुना क्योंकि वेसल्स नहीं होने की वजह से एक लिग्निफाइड कॉम्पोनेंट कम हो गया, तो आप यहाँ लॉजिक लगा लोगे कि यार इसमें भी तो फिर लिग्निन कम आ रहा है, एंड यू विल गो विद ऑप्शन 3। ठीक है, डन। कंपेनियन सेल्स आर क्लोजली एसोसिएटेड विद, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, 2012 में पूछा था। कंपेनियन सेल्स किसकी साथी हैं, सीव एलिमेंट्स की, है ना। अब यहाँ ध्यान से देख लेना, सीव एलिमेंट के साथ सीव सेल भी दिया हो तो सीव सेल मत चूज कर लेना। ठीक है, वेसल एलिमेंट क्या होता है, वही सेम कहानी, जो पूरी की पूरी लंबी पाइप है वो तो वेसल, और वेसल का हर एलिमेंट इज वेसल एलिमेंट। मतलब देखा जाए तो एनसीईआरटी का ये जो डायग्राम है, दिस इज नॉट अ वेसल, दिस इज वेसल एलिमेंट, और जब ऐसे वेसल एलिमेंट खूब सारे एक दूसरे के ऊपर अरेंज होंगे तो बनेगी वेसल। ठीक, क्लियर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन 2011 में पूछा गया, फंक्शन ऑफ कंपेनियन सेल्स। कंपेनियन सेल्स का क्या फंक्शन है, अभी बताया था मैंने तुम लोगों को। कंपेनियन सेल क्या करती है, चलो देख लेते हैं। प्रोवाइडिंग एनर्जी टू सीव एलिमेंट्स फॉर एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अभी इस पे क्वेश्चन मार्क लगा रही हूँ मैं, हालांकि ये जो क्वेश्चन है ना, ये ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स चैप्टर से उठ कर आया है, बट शायद ये सीव ट्यूब का था इसलिए यहाँ डाल दिया गया है। ठीक है, बट मैंने तुम्हें बता दिया, तुम्हें आइडिया लग जाएगा। दे प्रोवाइड वाटर टू फ्लोएम, नहीं, जो पानी आता है फ्लोएम में सुक्रोज का सोल्यूशन बनाने के लिए, वो पास वाले जाइलम से आता है, कंपेनियन से नहीं आता। दे लोडिंग ऑफ सुक्रोज इनटू सीव एलिमेंट बाय पैसिव ट्रांसपोर्ट। ओहो, ठीक है, एक में लिख दिया कि ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती हैं, और एक में लिख दिया कि जब लोडिंग हो रही होती है सुक्रोज की तो वो क्या करती है, पैसिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू करवाती हैं। और एक दे दिया लोडिंग ऑफ सुक्रोज इनटू सीव एलिमेंट। बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। अब देखो ऐसे क्वेश्चन के लिए फिर वही थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताना पड़ेगा, तो तुमसे खुद हो जाएगा ये क्वेश्चन। सुनो, एक्चुअली क्या होता है, ये क्वेश्चन वैसे मैं हटा दूँ क्या, चलो बता देती हूँ, फिर तुम कहोगे कि मैम अब वो तो मेरा रह जाता है ना कि नहीं यार एक बार आ जाए तो बताओ। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सुन लो कि जैसे मान लो ये लीफ है, ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़ते हैं हम इसको ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में, बट वो चैप्टर हट गया है। ये लीफ है, सपोज करो, जस्ट सपोज कि ये इसकी सीव ट्यूब एलिमेंट है, ये सीव ट्यूब है जिसमें हमें फूड की लोडिंग करनी है। ये एक सेल है ग्रीन जिसने फूड बनाया, ठीक है। इस सेल से जो फूड है ग्लूकोज, वो सुक्रोज में बदला, और सुक्रोज से वो गया, यहाँ पे मैं एक बड़ी सी कंपेनियन सेल बना रही हूँ, ये कंपेनियन सेल में, और फिर कंपेनियन सेल से वो जाएगा इसमें फ्लोएम में, सीव ट्यूब में, ठीक है। तो होता क्या है बच्चों कि ये जो सुक्रोज जब कंपेनियन सेल में आता है और फिर कंपेनियन सेल से यहाँ आता है, तो इस वाले प्रोसेस में एक्चुअल में एनर्जी खर्च होती है।
जब फूड फ्लोएम में बढ़ता है ना ऊपर नीचे किसी भी डायरेक्शन में, तब एनर्जी नहीं लगती, तब तो प्रेशर ग्रेडियंट से काम हो जाता है। जो एक्चुअली में हम कह रहे हैं कि फूड का ट्रांसपोर्ट एक एक्टिव प्रोसेस है, तो एनर्जी कब खर्च होती है, जब फूड की लोडिंग या जब ऑपोजिट अनलोडिंग हो रही होती है। जब किसी नॉन ग्रीन पार्ट में सीव ट्यूब से कंपेनियन सेल से सिंक सेल में फूड जा रहा होता है, तब इसको कहते हैं सोर्स सेल। जहाँ फूड की सप्लाई होती है उसको कहते हैं सिंक सेल। ठीक है, तो जो एनर्जी की ज़रूरत होती है वो कब होती है, एक्चुअली में फूड के लोडिंग एंड अनलोडिंग में। तो अब तुम अगर इतने से कॉन्सेप्ट के थ्रू इस क्वेश्चन को देखोगे तो मुझे लगता है तुमसे क्वेश्चन हो जाएगा कि कंपेनियन सेल क्या करती है। कंपेनियन सेल प्रोवाइड एनर्जी टू सीव एलिमेंट फॉर एक्टिव ट्रांसपोर्ट, या लोडिंग ऑफ सुक्रोज इनटू सीव एलिमेंट बाय पैसिव ट्रांसपोर्ट। इसको तो मैं हटा दूं क्योंकि नाउ यू नो कि लोडिंग एक पैसिव ट्रांसपोर्ट का प्रोसेस तो नहीं है। ठीक है, और ये दोनों में से क्या चूज करें हम, लोडिंग ऑफ सुक्रोज इनटू सीव एलिमेंट, कि भाई कंपेनियन सेल का फंक्शन है सुक्रोज को सीव ट्यूब में लोड करना, या फर्स्ट कह रहा है प्रोवाइड एनर्जी टू सीव एलिमेंट फॉर एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो देखो देखने में हमें ये भी सही लग रहा है ऑप्शन कि यार हो सकता है कुछ बुक्स में ये आंसर भी दे रखा होगा, बट मुझे जहाँ तक लग रहा है ना, मेरे अकॉर्डिंग जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो ऑप्शन 4 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ लोडिंग वर्ड नहीं लिखा, यहाँ लिख रहा है कि कंपेनियन सेल सीव एलिमेंट को एनर्जी प्रोवाइड करती हैं फॉर एक्टिव ट्रांसपोर्ट। भाई ऐसा थोड़ी ना होगा कि इसने एटीपी बनाकर इसको दे दिए कि लो भाई अब तुम फूड का एक्टिव ट्रांसपोर्ट कर लो, इसको जरूरत ही नहीं है एटीपी की। एटीपी की जरूरत है फूड की लोडिंग में। नहीं, यहाँ लिखा होता ना कि लोडिंग ऑफ सुक्रोज इनटू सीव एलिमेंट बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट, तो दिस विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। बट इन्होंने एक्टिव ट्रांसपोर्ट वर्ड नहीं लिखा, बट कंपेनियन सेल का एक्चुअल फंक्शन एनर्जी प्रोवाइड करना नहीं है, फूड की लोडिंग करना है, उस दौरान एटीपी खर्च होती है। ठीक है, सो वी गो विद द ऑप्शन 4। बट अगेन अगर तुम्हें नहीं भी समझ आया तो यू कैन लीव दिस क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन अब तुमसे नहीं पूछेंगे, बिकॉज ये क्वेश्चन स्ट्रक्चर से रिलेटेड नहीं है, ये क्वेश्चन मैकेनिज्म ऑफ फूड ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है, जो आपके कोर्स से हट चुका है। ठीक है, डन। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में तुमसे पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लेटरल मेरिस्टम। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, नॉट अ लेटरल मेरिस्टम, इनमें से कौन सा लेटरल मेरिस्टम नहीं है। अभी अभी मैंने तुम्हें कहा लेटरल मेरिस्टम को कैम्बियम कहते हैं, तो इसमें से तुम सारे कैम्बियम हटा दो, इंट्राफेसिकुलर, इंटरफेसिकुलर, फैलोजन अभी थोड़ी देर पहले बताया था, कॉर्क कैम्बियम, ये क्वेश्चन भी तुम्हारे नहीं आएगा, ये सेकेंडरी ग्रोथ से रिलेटेड है। ठीक है, तो बचा क्या, इंटर कैलरी मेरिस्टम विच इज अ प्राइमरी मेरिस्टम। आप देख रहे हो बार बार 2-3 बार इस तरह का क्वेश्चन आया है जिसमें इंटर कैलरी और लेटरल एक जैसे लगते हैं, बट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये सब कैम्बियम है। एक्चुअली ये इंटर क्या होता है, जैसे मान लो ये जाइलम फ्लोएम का पाइप है, एक बंडल है, तो जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो कैम्बियम की एक लेयर होती है वो इंट्रा फेसिकल के अंदर, दिस इज कॉल्ड बंडल या फेसिकल, फेसिकल के अंदर जो है वो इंट्रा, अगेन मान लो ये इंट्रा, फिर यहाँ पर एक कैम्बियम की लेयर है, सब इंट्रा की लेयर्स है, ये इंट्राफेसिकल कैम्बियम है। और लेटर ऑन ना इनको कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर भी मेरिस्टेमेटिक सेल्स की लेयर बनती जाती है, तो 2 फेसिकल्स के बीच में जो लेयर होती है वो होती है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। समझ गए, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इंट्रा एंड इंटर। बट अगेन सेकेंडरी ग्रोथ हट चुका है तो इतना डिटेल में चीज़ें नहीं आएंगी, सिर्फ नाम ये कहीं कहीं है एक्चुअली ना, एनसीईआरटी में इसमें भी है ये नाम, जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है। देखो कैम्बियम में लिखा होगा, ये रहा कैम्बियम में लिखा है कि इसके एग्जाम्पल लिखे हैं, फेसिकुलर मतलब वही इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, यहाँ लिखा है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, यहाँ लिखा है कॉर्क कैम्बियम। तो एक्चुअली ये 3 कैम्बियम के टाइप्स हैं, एक बार समझ लो तो बार बार दिक्कत नहीं करेंगे। समझा दिए मैंने तुम्हें कौन से 3 टाइप्स होते हैं, कि वैस्कुलर बंडल के अंदर, फेसिकल के अंदर, इंट्रा स्कूल यानी उसी स्कूल में कॉम्पिटिशन, तो वो इंट्राफेसिकल, 2 स्कूल्स यानी 2 बंडल्स के बीच का इंटरफेसिकुलर, और लेटर ऑन जब सेकेंडरी ग्रोथ और बढ़ती जाती है तो बाहर की तरफ भी बच्चों एक कैम्बियम की लेयर बनती है, दैट इज कॉर्क कैम्बियम, दैट इज कॉर्क कैम्बियम, या उसको कहते हैं फेलोजन, फेलम को बनाने वाला, कॉर्क इज द फेलम, तो फेलम को बनाने वाला फेलोजन। ठीक है, डन, समझ में आ गया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द चीफ वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट ऑफ जाइलम, गुड क्वेश्चन, इन जिम्नोस्पर्म। जल्दीबाजी में गड़बड़ मत कर देना, पढ़ के सीधा वेसल टिक कर दो। जिम्नोस्पर्म में पूछा है, तो जिम्नोस्पर्म में चीफ कंपोनेंट कौन हुआ, वेसल्स तो होती ही नहीं है, तो बट ऑब्वियस ट्रैकिड्स, फाइबर्स की तो ल्यूमेनी ब्लॉक पड़ी है ना।
ट्रांसफ्यूजन टिश्यू जैसा जस्ट एक टर्म दी है, तुम्हें इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना, तो सीधा सीधा आंसर 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल इन हायर प्लांट टेक्स प्लेस थ्रू। कितना सिंपल क्वेश्चन है, फूड का ट्रांसपोर्ट हायर प्लांट्स में कौन करता है, फ्लोएम। फ्लोएम में भी वो कौन सा एक्चुअल कंपोनेंट है जो फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, सीव एलिमेंट, बाकी सब तो उसे हेल्प करते हैं, ठीक है। तो आंसर हो गया ऑप्शन 4th। यहाँ पर आपके टिश्यूज टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो हमने कर लिया और मैंने तुम्हें ये टॉपिक पूरा समझा दिया। मेरिस्टम देख लिया हमने बच्चों, परमानेंट टिश्यू देख लिया। परमानेंट में एक छोटी सी चीज़ और बता देती हूँ मैं तुम्हें, वैसे इस पर कोई क्वेश्चन दिखा नहीं हमें, बट पूछ सकते हैं कि पेरेन्काइमा के फीचर्स क्या हैं, कॉलेनकाइमा के क्या हैं। तो पेरेन्काइमा में बच्चों जनरली जो सेल्स है ना ये सॉफ्ट टिश्यू क्यों है, हमेशा ध्यान रखना इसकी वजह से। एक तो इसकी जो सेल्स हैं उन पे कोई पैक्टिन लिग्निन कोई हार्ड मटेरियल का डिपोजिशन नहीं हुआ। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज जो भी होते हैं वो सब, ठीक है। और दूसरा इनकी सेल्स जनरली आइसोडायामीट्रिक होती है। हाँ तो थोड़ी बड़ी छोटी सेल दिख रही हैं बट जनरली तुम देखना पेरेन्काइमा में सेम डायमीटर की सेल्स होती हैं। तो तुम सेम साइज की बॉल्स को अरेंज करते जाओ एक कार्टन में किसी में भी बॉक्स में, तो तुम देखो बॉल्स के बीच बीच में स्पेस बचेगा या नहीं। अगर मैं ऐसे सेम साइज की बॉल्स को अरेंज करती जाऊंगी बच्चों तो बॉल्स के बीच बीच में खाली जगह बचेगी ना। अगर छोटी बॉल होती तो यहाँ फिट कर देती, पर है ही नहीं, सब सेम साइज़ की हैं। तो हमेशा ध्यान रखो क्योंकि पेरेन्काइमा में आइसोडायामीट्रिक सेल्स होती हैं, दैट्स वाई इसमें आपको हमेशा इंटरसेल्युलर स्पेस मिलेगा, इंटरसेल्युलर स्पेस मिलेगा हमेशा। भी नहीं बोलूँगी, अगेन इसके भी एक्सेप्शन है। जब हम एपिडर्मिस की लेयर पढ़ते हैं, सबसे बाहर वाली लेयर प्लांट के किसी भी पार्ट की, तो वो पेरेन्काइमा की बनी होती है और वहाँ पे ऐसे इलोंगेटेड सेल्स होती हैं, तो फिर वहाँ पर इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता आगे, ठीक है। तो हमेशा अगेन नहीं कह सकते, बट मोस्ट ऑफ द केस में पेरेन्काइमा में इंटरसेलुलर स्पेस होता है। कॉलेनकाइमा में नहीं होता क्योंकि कॉलेनकाइमा में पैक्टिन का डिपोजिशन हो गया और यहाँ भी लिग्निन आ गया। तो मेनली ICS आपको कहाँ मिलेगा, पेरेन्काइमा में, ठीक है। आइसोडायामीट्रिक सेल्स भी जनरली पेरेन्काइमा में, कॉलेनकाइमा में भी कभी कभी हो जाती है। अदरवाइज जनरली कॉलेनकाइमा में ऐसे पॉलीगोनल सेल्स होती हैं जिनमें कॉर्नर्स होते हैं, इस तरह की, ठीक है, ऐसे कॉर्नर वाली सेल्स जिससे कॉर्नर्स पे पैक्टिन का डिपोजिशन होता है, ठीक है। क्लियर। इसमें तो 2 शेप बताई दी थी मैंने तुम्हें, स्क्लेरेनकाइमा को नहीं ले रही मैं अभी क्योंकि वो हमने अलग से पढ़ लिया। और इसके अलावा शेप, सेल्स की शेप कुछ भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है स्फेरिकल सेल्स हो, ओवल, राउंड, पॉलीगोनल, यहाँ भी पॉलीगोनल सेल्स हो सकती हैं, ठीक है, ओके। देन इलोंगेटेड, किसी इलोंगेटेड सेल्स दिखाई मैंने आप लोगों को, ओके। एंड दोनों ही टिश्यूज़ में ध्यान रखना, ये ग्रीन भी हो सकता है, नॉन ग्रीन भी हो सकता है। कॉलेनकाइमा ग्रीन भी हो सकता है, नॉन ग्रीन भी हो सकता है। बस फ़र्क ये है कि ये सॉफ्टनेस प्रोवाइड करेगा, ये इलास्टिसिटी प्रोवाइड करेगा। जैसे पिटियोल है लीफ का तो वो ग्रीन है, वहाँ कॉलेनकाइमा है, कॉलेनकाइमा की सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट भी है, ठीक है। क्योंकि दोनों परमानेंट टिश्यू हैं बच्चों, तो आपको पता होगा कि प्लांट्स में जब सेल मेच्योर हो जाती है तो मेच्योर सेल में प्लांट सेल का स्ट्रक्चर पढ़ते हो आप, एक बड़ी सी वैक्यूल होती है, तो यहाँ भी बना लेना। दोनों ही केस में प्लांट सेल्स में आपको बड़ी सी वैक्यूल मिलेंगी, यहाँ नहीं होंगी तो डेड टिश्यू, अब इसमें कोई ऑर्गेनल नहीं है, ठीक है। वैक्यूल होने की वजह से साइटोप्लाज्म पेरीफेरी पर चला गया, प्रोटोप्लाज्म, उसमें सारे सेल ऑर्गेनल्स होंगे, ठीक है। और फंक्शंस क्या हैं इन दोनों के, पेरेन्काइमा तो हर वो काम करेगा जो प्लांट का काम है, फोटोसिंथेसिस करेगा, कहीं चीज़ों को स्टोर करेगा, कहीं पे सिक्रीशन करेगा। और कॉलेनकाइमा का मेन फंक्शन तो है इलास्टिसिटी प्रोवाइड करना, लेकिन साथ में कॉलेनकाइमा भी क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस भी करेगा, एसिमिलेट फूड यानी फूड बनाना, दैट इज फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज भी करेगा, सिक्रीशन भी करेगा, हर वो काम करेगा जो पेरेन्काइमा करता है, प्लस इलास्टिसिटी प्रोवाइड करेगा। और इलास्टिसिटी प्रोवाइड करने की वजह से यहाँ पर भी लिखा हुआ आ सकता है इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, क्योंकि जैसे हम हमारी बॉडी में नहीं बोलते कि कार्टिलेज जो है वो बोन जितना हार्ड नहीं है, बट कार्टिलेज इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ स्केलेटल सिस्टम, हमें सपोर्ट देता है। बस वही सेम प्लांट्स में लगा दो कि कॉलेनकाइमा पेरेन्काइमा जितना सॉफ्ट भी नहीं है और स्क्लेरेनकाइमा जितना हार्ड भी नहीं है, बट इलास्टिसिटी है ना, उसमें पैक्टिन के बॉर्डर्स हैं, तो दैट्स वाई ये मैकेनिकल सपोर्ट देता है, ठीक है। और अब मान लो बाई चांस कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए इसमें तुमसे पूछा उनमें से कौन मैकेनिकल सपोर्ट देता है, और ऑप्शन में कॉलेनकाइमा भी है और स्क्लेरेनकाइमा भी है, तो या तो फिर वो बोथ देंगे, या शायद क्वेश्चन में कोई हिंट छुपी होगी कि लिविंग इनमें से क्या है, डेड कौन सा है, और कुछ भी नहीं हो, अलग अलग हो, बिल्कुल ही तुम्हें एक चूज करना हो तो फिर गो विद स्क्लेरेनकाइमा, क्योंकि मेन जो मैकेनिकल सपोर्ट है वो स्क्लेरेनकाइमा से मिलता है, ना कि कॉलेनकाइमा से, ठीक है, क्लियर। और ये कॉलेनकाइमा वही मैंने बता दिया आपको, यंग स्टेम में, स्टेम की ब्रांचेस में इलास्टिसिटी होती है ना, पिटियोल ऑफ द लीफ, इन सब में मिलता है, क्लियर।
स्क्लेरेनकाइमा में मैंने तुम्हें इसके फीचर्स बता दिए थे बच्चों, कैरेक्टरिस्टिक्स बता दिए थे, दोनों वर्ड्स ध्यान रखना, फाइबर और स्क्लैरिड, इसी की सेल के 2 शेप हैं। हाँ, इसके जो एग्जाम्पल्स हैं ना उस पर भी क्वेश्चन आ जाता है, ये रहा कि जो इसके जो फाइबर्स हैं वो तो आपको कहाँ मिलेंगे, जाइलम में और फ्लोएम में, और जो स्क्लैरिड्स हैं वो कहाँ मिलेंगी, मोस्ट ऑफ द जगह स्क्लैरिड। देखो मैंने शुरू में तुम्हें एग्जाम्पल दिए थे, नट्स जो हैं, हम जो भी ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, ये एलमंड, काजू बादाम वगैरह, उनके जो कवरिंग्स होती हैं बाहर का हार्ड छिलका, शायद तो अपन तो सीधा बादाम जो लाते हैं उसमें वो उसका एक छिलका ही नहीं होता, जैसे अखरोट में हार्ड छिलका होता है ना, वैसे बच्चों बादाम की चारों तरफ भी एक हार्ड कवरिंग होती है, तो दैट इज़ फ्रूट वॉल। यानी आप अखरोट, काजू बादाम, इनमें ना फ्रूट वो तो खा ही नहीं रहे, आप तो सिर्फ उनका सीड खा रहे हो। फ्रूट वॉल तो इनकी पत्थर जितनी हार्ड है, बिकॉज वो स्क्लैरिड्स की बनी है, ठीक है। फ्रूट्स के अंदर गुआवा के बीज हो गए, पेयर, नाशपाती में जो ग्रिटीनेस होती है, सैपोटानी चीकू में जो ग्रिटीनेस होती है ना, वो स्क्लैरिड्स की वजह से होती है। कहीं पर स्क्लैरिड्स कम हार्ड है, कहीं ज़्यादा हार्ड है, बस ये फ़र्क है। उसके अलावा लेग्यूम, जितनी भी दालें हम खाते हैं, बीन्स, पल्सेस, उनके सीड कोट, जब तक हम दाल को भिगोए नहीं, कितनी हार्ड होती हैं वो, बिकॉज उनके सीड कोट में भी स्क्लैरिड्स हैं। एंड चाय पत्ती, लीव्स ऑफ टी, दैट इज इट ऑल्सो हैज स्क्लैरिड्स, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल्स आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं, इन पे क्वेश्चन आ सकता है। मेन फंक्शन मैकेनिकल सपोर्ट, दिस इज ऑल अबाउट आई थिंक प्लांट टिश्यूज। जाइलम के बारे में मैंने तुम्हें सारे पॉइंट्स बता दिए, फिर भी प्लीज़ एक बार और ढंग से पढ़ लेना, कोई पॉइंट छूट गया तो। जैसे जाइलम पेरेन्काइमा में ये भी दे रखा है कि वो फूड को किस फॉर्म में स्टोर करता है, ये देखो, ये स्टार्च या फैट की फॉर्म में, और टैनिन्स वगैरह को भी। जो लकड़ी का कलर होता है ना, हार्ड मतलब डार्क कलर जो होता है, क्यों वुड का डार्क कलर क्यों है, क्योंकि वुड जाइलम से मिली है और जाइलम में टैनिन्स होते हैं, तो वो थोड़ा लिग्निन की वजह से और टैनिन्स की वजह से वुड का ये डार्क कलर आता है, ठीक है। तो स्टार्च, फैट या टैनिन्स को स्टोर करते हैं, और थोड़ा बहुत ये पेरेन्काइमा सेल रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर में भी हेल्प करती हैं, ठीक है। इसकी डिटेल में नहीं जा रही हूँ मैं। ऐसे ही अगर तुम फ्लोएम पेरेन्काइमा की बात करोगे बच्चों, तो फ्लोएम पेरेन्काइमा भी फूड स्टोर कर रहा है, बट वो किसी और फॉर्म में कर रहा है। ये देखो, फ्लोएम पेरेन्काइमा किस फॉर्म में कर रहा है फूड को स्टोर, ये रहा, रेजेंस, लेटेक्स, म्यूसिलेज, ये छोटे छोटे वर्ड्स हैं बच्चों एनसीईआरटी में, ध्यान देना ज़रूरी है, बिकॉज हमें नहीं पता कहाँ से क्वेश्चन पूछ ले। तुम इधर उधर की चीज़ें पढ़ने में लगे हुए और पता लगा क्वेश्चन यहीं से आ रहा है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, वहाँ तो स्टार्च, फैट और क्या पढ़ा हमने, स्टार्च, फैट और टैनिन्स, यहाँ रेजिन, लेटेक्स और म्यूसिलेज, ठीक है। लेटेक्स के ग्लव्स वगैरह बनते हैं ना, रबर टाइप होता है, वही लेटेक्स, क्लियर। एंड यहाँ पर 1-2 इंपॉर्टेंट लाइन्स और हैं जिन पे तुम्हें ध्यान देना है बच्चों। कुछ एक्सेप्शनल चीज़ें बताई हैं। एक तो बताइए फ्लोएम पेरेन्काइमा के बारे में। वैसे तो मैं तुम्हें कह रही हूँ कि एंजियोस्पर्म में जो फ्लोएम है वो सब 4 कंपोनेंट्स का बना है, बट कहीं कहीं एक्सेप्शन है बच्चों। देखो आप क्या एक्सेप्शन है, जैसे इन्होंने लिखा है कि फ्लोएम का ये वाला जो कंपोनेंट है ना पेरेन्काइमा, इट इज़ एब्सेंट इन मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट्स। और ये बात रिपीट भी हुई है इसी चैप्टर में। जब हम मोनोकॉट स्टेम की एनाटॉमी पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा हुआ है कि फ्लोएम पेरेन्काइमा इज एब्सेंट। नहीं लिखा हो तो प्लीज़ लिख लेना, ठीक है, मुझे ध्यान है लिखा हुआ है। सो कोई मतलब ऐसा जिसका कोई लॉजिक नहीं है, आपको जस्ट याद रखना पड़ेगा कि भाई जो मोनोकॉट्स है ना उनमें जो फ्लोएम है उसमें पेरेन्काइमा नहीं है मोस्ट ऑफ द जगह, कुछ एक्सेप्शंस होंगे, ठीक है। इसी तरह फ्लोएम फाइबर्स, देखो जाइलम फाइबर्स को कहते हैं वुड फाइबर क्योंकि वो वुड बनाता है, फ्लोएम फाइबर्स को कहते हैं बास्ट फाइबर्स, ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। इसके लिए भी एक लाइन दे रखी है कि जो फ्लोएम का चौथा कंपोनेंट है फ्लोएम फाइबर्स, जैसे देखो इसको तुम ऐसे भी याद रख सकते हो बच्चों। अगर फ्लोएम के मैं 4 कंपोनेंट लिख दूँ एक बार यहाँ, कौन कौन से, एक तो सीव ट्यूब, एक कंपेनियन सेल, एक फ्लोएम पेरेन्काइमा और एक फ्लोएम फाइबर्स। अगर मैं 4 कंपोनेंट लिख दूं तो ध्यान रखना कि ये जो 2 कंपोनेंट हैं ये तो एब्सेंट इन जिम्नोस्पर्म्स है ना, ये तो एब्सेंट इन जिम्नोस्पर्म्स। ये वाला जो कंपोनेंट है इट इज एब्सेंट इन मोनोकॉट्स, दिख रहा है क्या, इट इज एब्सेंट इन मोनोकॉट्स, मेनली मोनोकॉट स्टेम, मोनोकॉट लिखा है तो मोनोकॉट पूरा याद रख लो, रूट और स्टेम हो, जनरली एब्सेंट इन मोनोकॉट। और जो फ्लोएम फाइबर्स है ना इनके लिए क्या लिखा है देखो, दे आर, ये मोनोकॉट डाइकॉट में नहीं है इनका, ये है तो हर प्लांट में, लेकिन दे आर एब्सेंट इन प्राइमरी फ्लोएम बट प्रेजेंट इन सेकेंडरी फ्लोएम, ठीक है। ये मुझे सबसे बेकार टॉपिक लगता है, मतलब ये दोनों पॉइंट इतने उलझाने वाले हैं ना, ध्यान ही नहीं रहता कौन सी चीज़ कहाँ प्रेजेंट है कहाँ एब्सेंट है। तो वैसे तो ना आए बहुत अच्छी बात है, बट आ जाए तो यू हैव टू रिमेंबर कि दीज फ्लोएम फाइबर्स आर एब्सेंट इन प्राइमरी फ्लोएम,
सेकेंडरी फ्लोएम में तो है, यानी बात हो रही है डाइकॉट्स की, क्योंकि सेकेंडरी फ्लोएम मोनोकॉट्स में तो होता ही नहीं है। तो अगर हम डाइकॉट्स में देखें तो इट इज़ एब्सेंट इन प्राइमरी फ्लोएम बट प्रेजेंट इन सेकेंडरी फ्लोएम। तो इसको मैं जस्ट याद रखने के लिए ऐसे समझा रही हूँ तुमको कि तुम ऐसे समझ लो कि जिम्नोस्पर्म मोनोकॉट डाइकॉट, वैसे मोनोकॉट बाद में आते हैं, ज़्यादा इवॉल्व है, बट ठीक है कोई बात नहीं, मोनोकॉट डाइकॉट। तो ये दोनों एब्सेंट है जिम्नोस्पर्म में। देन पीपी हम ये लिविंग कंपोनेंट साथ में लिखे हैं तीनों। तो फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट है मोनोकॉट्स में और फ्लोएम फाइबर्स एब्सेंट है डाइकॉट्स में, बट डाइकॉट्स में सेकेंडरी फ्लोएम में नहीं, वहाँ तो स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। प्राइमरी फ्लोएम में थोड़ी मैकेनिकल स्ट्रेंथ कम होगी तो चलेगी, दैट्स वाई वहाँ फ्लोएम फाइबर्स को एब्सेंट कर दिया। ठीक है, क्लियर है क्या, समझ में आ गया? क्योंकि जो सेकेंडरी फ्लोएम में अगर आप इसे एब्सेंट कर दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। सेकेंडरी फ्लोएम में तो ये जूट, फ्लैक्स, हेम्प के जो ट्रीज होते हैं, इनसे जो फ्लोएम फाइबर्स मिलते हैं ना, उनको कमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। जूट से आपको पता है बास्केट्स वगैरह, रस्सियाँ वगैरह बनती हैं। तो सेकेंडरी फ्लोएम में तो है फ्लोएम फाइबर, प्राइमरी फ्लोएम में नहीं है। ठीक है, डन। बस ये कुछ पॉइंट्स थे, एकदम फ्लोएम फाइबर एकदम पॉइंटेड निडल लाइक, जैसे जूट नहीं होता बिल्कुल वैसे वही होते हैं, वही इसकी खासियत है। ठीक है, डन है बच्चों। तो यहाँ पर आपका कंप्लीट हो गया ये जो इसका फर्स्ट टॉपिक है, काफ़ी लेंदी सा था, इसके क्वेश्चंस भी अच्छे खासे हमने देखे है ना, कितने लगभग 12-13 क्वेश्चंस लास्ट 15 सालों में आए हैं। तो एक क्वेश्चन पर ईयर आप एवरेज मान के चल सकते हो। सो ये आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। क्या हमारे पास और टाइम है आगे का टॉपिक कंटिन्यू करने के लिए? नहीं बच्चों, आज के सेशन में हम इतना ही पढ़ेंगे, काफ़ी लंबा हो गया, क्योंकि मुझे इसको थोड़ा डिटेल में जाकर इसलिए पढ़ाना पड़ा क्योंकि न्यू एनसीईआरटी में है नहीं, तो मुझे सारी डिटेल्स आपको देनी थी। ठीक है, तो आज हम यहीं पर एंड करते हैं हमारा सेशन। नेक्स्ट सेशन में हम जो नेक्स्ट टॉपिक है इसका टिश्यू सिस्टम, अब देखना तुम, अब तुम्हारे लिए टिश्यू सिस्टम पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। दोनों एनसीईआरटी में है, ये ओल्ड एनसीईआरटी में तो पहला ही टॉपिक है, अब इसमें है ना टिश्यू सिस्टम में हम, तुम पढ़ के आना प्लीज़ इसको, तब तुम्हें से बहुत अच्छे से क्वेश्चन होंगे। कोई और सोर्स तुम्हारे पास नहीं है तो मेरी एनसीईआरटी लाइन टू लाइन सीरीज़ में टिश्यू सिस्टम वाला लेक्चर देख लेना प्लीज़, पूरा नहीं देखो तो तुम्हें बहुत इजी लगेगा कि कौन कौन से टिश्यूज़ होते हैं, और स्पेशली एनाटमी एक एक की, कि डाइकॉट रूट में कौन सी लेयर होती है, मोनोकॉट में, ये मैंने बहुत अच्छे से लॉजिकली वहाँ पर समझा रखी हैं बच्चों। ठीक है, आप जस्ट होम पेज पे जाना, एनसीईआरटी लाइन टू लाइन के लेक्चर्स दिख जाएंगे, एनाटमी पे जाना, वहाँ पे प्लेलिस्ट है पूरी, उसमें से तुम टिश्यू सिस्टम उठा के उसके लेक्चर्स देख लेना। ठीक है, तो ये लीफ तक के जो हैं आपके, ये आप पढ़ेंगे। ठीक है, और इसके क्वेश्चंस हम फिर नेक्स्ट सेशन में करेंगे। सेकेंडरी ग्रोथ तो हट ही गया, उसके क्वेश्चन तो करने ही नहीं है, तो यस नेक्स्ट सेशन में विल कंप्लीट दिस चैप्टर। यस, ठीक है, डन। चलिए, कोई भी प्रॉब्लम है यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। गुड बाय।